स्वागत है आप सभी का हमारे आज के सेशन में। तो आज हम विजन आईएएस के द्वारा यूपी पीसीएस के लिए प्रीलिम्स जो है उसके लिए कुछ एक फैक्ट बुक आई है। तो इसमें क्या है, जो भी इम्पोर्टेंट योजनाएं, स्थान मतलब करेंट अफेयर्स में पिछले एक वर्ष में या उससे पहले भी जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रही हैं उनका संकलन है। तो विजन से तो वैसे भी ज़्यादातर क्वेश्चन आते ही हैं, तो चूँकि ये पहली बार आई है बुकलेट तो हमें से इम्पोर्टेंट है रहेगी, तो इसे हम देखते हैं। सबसे पहले योजनाएं जो कि इम्पोर्टेंट है करेंट अफेयर्स में, एक योजना का क्वेश्चन या दो तक हमेशा रहते ही हैं। सबसे पहले है शक्ति नीति, तो हम इन्हें क्विक देखेंगे रिवीजन के रूप में, मतलब जल्दी जल्दी से। तो शक्ति नीति अगर पूछा जाए शक्ति पॉलिसी या योजना किसके लिए है, तो कोयला मंत्रालय के लिए ये है। तो शक्ति किससे मिलती है, कोयला से। 2017 में ये आई थी। इसके बाद है पीएम जनमन। जनमन है जनजातियों के आदिवासी जो है आदिवासी जनजातियाँ उनको न्याय देने के लिए जनमन, जनजातियों से याद रखना है। ये 15 नवंबर 2023 को शुरुआत की गई थी और इसका उद्देश्य है पीवीटीजी परिवार, मतलब जो जनजातियों में भी अति पिछड़े हैं 75 पीवीटीजी, उनके लिए ये लाई गई है। इसके बाद है एक योजना परख। परख है किसके लिए, सर्वेक्षण पोर्टल, सर्वेक्षण जो राष्ट्रीय सर्वेक्षण पोर्टल है उसके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर डेटा तक इसकी पहुंच है। क्या है इस पर परख में कि जो शिक्षण परिणाम है, जैसे जो भी एजुकेशन और उन सबके जो रिजल्ट वगैरह हैं, कहाँ क्या योजना चल रही है, कैसी चल रही है, मतलब मेन है परख का एग्ज़ाम से रिलेटेड रहेगा इसमें सारी डाटा कि कौन सी योजना लक्ष्य तक पहुंची है, कौन सी नहीं पहुंची है, ये सब चीज़ें। ये भी 2023 से चल रहा है। इसके बाद है रायथू भरोसा योजना। ऐसे थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं क्योंकि ये योजनाएं थोड़ी अलग राज्यों की हैं। रायथू भरोसा योजना ये है तेलंगाना की, तो भरोसा करके आ जाए रायथू भरोसा, ये लगेगा किसी हिंदी बेल्ट के राज्य की योजना होगी, उत्तर भारत की लगेगी क्योंकि भरोसा टाइप का आएगा। तो रायथू भरोसा तेलंगाना की है। किस लिए है, जैसे अभी जो मिलता है ना 500 रुपये महीने किसानों को, वही उसी टाइप की है यहाँ पे कि प्रति फसल निवेश सहायता के रूप में प्रति मौसम 6000 रुपये की वित्तीय मदद की जाएगी। तो तेलंगाना का है रायथू भरोसा, मतलब किसानों को भरोसा देने के लिए। इसके बाद है पीएम श्री योजना, सबसे इम्पोर्टेंट योजनाओं में से ये भी है पीएम श्री, और इस पर चूँकि विवाद बहुत रहा है योजना पे इसलिए ये हमें पढ़नी है। तो पीएम श्री है, ये क्या है, जो स्कूल है उन्हें अपडेट करने के लिए पीएम श्री योजना। तो किस मंत्रालय की है, शिक्षा मंत्रालय की। कब शुरू हुई थी, सन 2022 में स्टार्ट हुई थी। तो इम्पोर्टेंट रखना है 2022 है ये। अवधि क्या है, 27 तक है, 2026-27 तक। इसमें जो वित्त पोषण है 60-40 का रहेगा, मतलब केंद्र सरकार 60 रुपये देगी और 40 कौन, राज्य सरकार का रहेगा। तो इम्पोर्टेंट ये रहेगा पीएम श्री योजना। इसके बाद है दिशा। दिशा पोर्टल क्या है, तो डिज़ाइनिंग इनोवेशन सॉल्यूशन फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस। तो यहीं से प्राप्त मतलब पता चल रहा है दिशा का जो संबंध है वो न्याय से है। इतना याद रखना है केवल कि जो दिशा योजना है इसका किससे संबंध है, तो न्याय से। तो दिशा देना है जस्टिस के लिए, तो ये चीज़ याद रखनी है। और किसके लिए, आर्टिकल 39 का 14, 21, ये जो वंचित वर्ग और सभी लोग हैं उन सबको न्याय तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए, जो पिछड़े वगैरह के हैं, तो इसके लिए। इसके बाद है कवचम। कवचम है केरल में ये चलाई गई है आपदा, जो जैसे केंद्र में होता है एनडीएमए वैसे ही राज्य में होता है एसडीएमए। तो केरल का जो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है उसने केंद्र के साथ मिलकर, मतलब राज्य का जो केरल वाला और केंद्र के साथ मिलकर, साथ ही विश्व बैंक के साथ मिलकर एक कवचम चलाया गया है। इसमें क्या है, जो आकलन मतलब पहले से ही चेतावनी जारी कर दी जाएगी अगर कोई आपदा आती है। तो कवचम थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी, क्योंकि डिजास्टर के एक आध क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद है स्वामित्व योजना, सबसे फेमस, मतलब जो सबको पता ही रहती है, पंचायती राज मंत्रालय की है, जो है कौन सी योजना, स्वामित्व योजना। गांव मकानों में रिकॉर्ड अब रखे जाएंगे। इसका क्या है, गांव में जो विवाद होते हैं भूमि से संबंधित, तो उनका अब रिकॉर्ड ऑफ राइट रखा जाएगा, मतलब पूरा डाटा रखा जाएगा। इसके लिए सर्वेक्षण विभाग सर्वे करा लिया जाएगा कि किसका कौन सा खेत है, किसकी सारी चीज़ें, तो स्वामित्व योजना है। इसके बाद है किसान पहचान पत्र, नाम से पता चल रहा है तो इसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं है, किसानों को स्वामित्व से जुड़ी ये योजना है। इसके बाद है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, काफ़ी पुरानी है, वैसे तो नहीं आएगी, सबको पता है किससे है, पर इसकी क्रोनोलॉजी में ये शामिल किया जा सकता है कि उज्ज्वला योजना 2014 में आई थी, 15 में आई, 16 में आई। तो कब आई थी, 2016 में आई थी उज्ज्वला योजना। बाकी एलपीजी जो सिलेंडर हैं उनके लिए ये लाई गई थी। इसके बाद है भाषणी, नाम से इसका अभी लग रहा है। भाषणी क्या है, भारत के लिए भाषा इंटरफेस, मतलब आजकल जब हम वेबसाइट खोलते हैं तो देखते हैं उसमें कई भाषाओं के ऑप्शन होते हैं, चाहे कोई सी गवर्नमेंट की साइट
ऐड हो तो ये किसने चलाई है, माइटी ने, जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय। कब शुरू हुई थी, 2022 में हुई थी। है क्या ये, राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन का ये हिस्सा है। AI आधारित जो अनुवाद उपकरण उपलब्ध कराना है हर एक भाषा में, तो ये भाषणी रहेगा। इसके बाद है स्टील PLI 1.1 है जे, तो ये स्टील का है, तो इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत है। काम क्या है इसमें, इस्पात को, ये विनिर्माण को बढ़ावा देना। कब से कब तक है, ये कार्य अवधि केवल इसमें इम्पोर्टेंट है, चूँकि इस वर्ष ही है 25-26 से लेके 29-30 तक है। तो याद रखना है, जो स्टील PLI है, पब्लिक लिंक इंसेंटिव है जो दिया जाएगा, ये कब तक के लिए है, 25-26 से 29-30 तक है। इसके बाद है प्रधानमंत्री जो आयुष्मान भारत के लिए है, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन है। जैसे आयुष्मान तो पहले ही चल रहा था, उसी में ये क्या है, अवसंरचना के लिए है, PM अभीम करके। इसमें क्या है, 64,000 करोड़ का आवंटन किया गया था 21-22 में। तो ये चीज़ याद रखनी है। अब अवसंरचना का मतलब होता है जैसे बिल्डिंग बनानी है, सारी चीज़ें, स्वास्थ्य है और इन सब की जो भी कमी है उन्हें पूरी करना। इसके बाद प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान है, जिसे PM आशा योजना भी कहते हैं। तो अब सोचो, आय संरक्षण है, अन्नदाता, तो अन्नदाता मतलब किसान मंत्रालय के अंतर्गत में है। उद्देश्य क्या है, किसानों को मूल्य आश्वासन प्रदान करना, ताकि अगर जैसे फसल के रेट ऊपर नीचे हों तब भी किसानों को जो पर्याप्त मुआवजा है वो मिल सके। दाल, तिलहन और खोपरा, ये इसकी जो फसल है कवरेज है। मतलब अन्नदाता आय संरक्षण योजना हर फसल के लिए नहीं है, कौन सी, दलहन, तिलहन, ये है। इसके बाद है प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना, ये काफ़ी चर्चा में रही थी। इंटर्नशिप योजना में ये था कि जो 21 से लेकर 24 साल के युवा हैं उनको शैक्षणिक कार्यक्रम, मतलब किसी कार्यक्रम में हिस्सा भी नहीं लिया है, मतलब उनने उससे पहले कोई प्रशिक्षण नहीं लिया है, उन सबको इसमें नामांकित किया जाएगा। और जो भारत में जो शीर्ष कंपनियां हैं दुनिया की 500 में, उन कंपनियों में भारतीय युवाओं को 12 महीनों तक सशुल्क इंटर्नशिप, मतलब रुपए भी मिलेंगे थोड़े बहुत और इंटर्नशिप में भी काम करने का मौका मिलेगा। इसके बाद एक योजना है नमस्ते योजना। नमस्ते की पहले हमें ये समझना है किसके लिए है, तो नमस्ते है स्वच्छता के लिए। तो जो सफाई कर्मचारी हैं, बस इतना याद रखना है, नमस्ते जो योजना है वो सफाई कर्मचारियों को मशीनें उपलब्ध कराना है। ऐसे होता है ना, सफाई कर्मचारी हाथ से मैला ढोते हैं, तो उनके लिए नमस्ते योजना लाई गई है। इसके बाद बात करें प्रधानमंत्री दक्ष एवं कुशल संपन्न हितग्राही PM दक्ष योजना। दक्ष किसके लिए है, जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के लिए है। ये 21-22 से 25-26 तक के लिए थी, तो अभी पूरा हो रहा है, तो इस वजह से इसे पढ़ना है। उद्देश्य क्या है इसमें, कि अल्पकालिक प्रशिक्षण, कौशल, ये सब करना है। दक्ष करना है तो स्किल करना है। स्किल किसे करना है, हर किसी व्यक्ति को नहीं, SC हो, OBC हो, जो पिछड़े वर्ग हों आर्थिक रूप से, या फिर जनजाति हों, सफाई कर्मचारी हों, और 18 से 45 साल तक के लिए PM दक्ष रहेगा। इसके बाद है PM युवा योजना, जो 2.0 है इसमें। तो PM युवा योजना ये 2022 में आई थी, भारत एट 75, जो 75 वर्ष आज़ादी के हुए थे अमृत महोत्सव के तहत। इसमें क्या था कि ये 30 वर्ष से कम आयु के युवा, उन सबको जो लेखक हैं उन सबको एक प्रशिक्षण देना, ट्रेनिंग, ताकि वो जैसे जो लेखक हैं जो बुकें लिखते हैं, ये सारी चीज़ें उनके लिए ये है। तो पूछा जाए PM युवा योजना किससे संबंधित है, तो बताना है जो लेखक हैं, नए युवा लेखक हैं 30 साल से कम वाले, उनके पाठन, लेखन, उन सब के संबंध में उन्हें ट्रेनिंग देनी है। युवा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ये युवा बेरोजगारी वाले युवा नहीं है, यहाँ पे वो युवा आएंगे इसमें जो लेखन कार्य से लगे होंगे, जैसे ब्लॉग लिखते हैं, बुकें लिखते हैं, ये सब। इसके बाद है तकनीकी वस्त्रों में आकांक्षी नवप्रवर्तन के लिए जो एक योजना है अनुदान ग्रेड। अब तकनीकी वस्त्र कौन से होते हैं, एक तो नॉर्मल वस्त्र है। तकनीकी वस्त्र मतलब जो यूज़ होते हैं अन्य कामों में, जैसे चाहे सेफ्टी के लिए हों या दूसरे सुविधाओं में होते हैं, ये सब कहे जाते हैं तकनीकी। आर्मी में कई जगह यूज़ होते हैं। तो भारत में तकनीकी वस्त्रों में स्टार्टअप को विकास करने के लिए लाया गया था। इसमें 50 लाख रुपए तक का अनुदान दिया गया था। तो योजना का नाम है ग्रेड, तो याद रखो वस्त्रों को ग्रेड कर देंगे। इसके बाद है जो अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना है, ये केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित है। ये राज्य में चलती है, उत्तर प्रदेश में अभ्युदय योजना ये है केंद्र की अभ्युदय योजना, पर ये हर व्यक्ति के लिए नहीं है। किसके लिए, SC समुदाय के लिए 2021-22 से चल रही है। इसके बाद है AI किरण। AI किरण उद्देश्य क्या है, एक जीवंत AI समुदाय को बढ़ावा देना, जहां महिलाएं और सभी लोग AI का यूज़ कर सकें। तो AI किरण मतलब महिलाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, महिलाओं को इसमें बढ़ावा देना है।
इसके बाद है स्टार्टअप के नेतृत्व वाले इलेक्ट्रॉनिक वाहन समाधान, मतलब ई जो एवोल्यूशन जो होता है ना उसका ये है, एवोल्यूशन और सॉल्यूशन को मिला के कर दिया है इसका। तो इलेक्ट्रिक वाहन का समाधान, तो ईवी हो गया, उसके बाद सॉल्यूशन का लगा देना है। तो ये कार्यक्रम है किसके तहत है, ये जो विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत है। इसमें क्या है, स्टार्टअप जो चयन किए जाएंगे उनमें इलेक्ट्रिक वाहनों को उत्पादन में तेजी करने के लिए ये ईवी जो है इवोल्यूशन करके ये नाम याद रखना है। इसके बाद है एमएसएमई व्यापार और सक्षमता विपणन के लिए टीम पहल है। नाम क्या है, टीम पहल। इसका क्या है कि एमएसएमई को सशक्त बनाना, मतलब छोटे उद्योग हैं उन्हें अच्छा बनाना है। तो ये वाली चीज़ आएगी। इसमें कौन से है, 5 लाख एमएसएमई जो हैं, मतलब जो 5 लाख छोटे मीडियम वाले हैं उसमें 50% जो महिला स्वामित्व वाले होंगे उन सबको लक्षित किया जाएगा, मतलब महिलाओं वाले को। तो कौन सा है, टीम। इसके बाद देखें अगर हम, एक है नक्शा। नक्शा किसके लिए, तो शहरी के लिए नहीं। इसमें क्या है, मतलब ग्रामीण नहीं, शहरी वस्तुओं का राष्ट्रीय भूस्थानिक सर्वेक्षण करना है। तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत है, पर इसमें है क्या कि शहरी क्षेत्रों में जो भू स्वामित्व में विश्वसनीयता दस्तावेज वगैरह है रही, मतलब जो भूलेख हैं, मतलब जैसे किसी की ज़मीन है कुछ है, उन सब का नक्शा बनाने के लिए एक योजना चलाई गई है, नक्शा योजना। गाँव में भी ये काम करता है पहले से, अब इसे शहर में विस्तार कर दिया जा रहा है। तो बस यही चीज़ है इसमें याद रखना है। इसके बाद 2024-25 के लिए मुक्त बाजार बिक्री योजना आई है घरेलू के लिए, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के द्वारा है। इसमें क्या है कि जैसे अधिशेष खाद्यान्न है, अधिशेष मतलब सरप्लस जो ज़्यादा है, जैसे गेहूं चावल को पूर्व निर्धारित कीमतों पर ई नीलामी के माध्यम से खुले बाजार में बेचना है। तो इसके लिए आई है मुक्त बाजार नीति। इसके बाद डिजिटल ब्रांड पहचान नियमावली है। डिजिटल ब्रांड का पहचान का मतलब क्या है, ब्रांड जो होती हैं उन्हें डिजिटली मानक उनके निर्धारित करना है। तो नागरिकों की आवश्यक सरकारी योजनाओं तक सुगम सुनिश्चित पहुंचा करना है। इसके बाद है जेसी बोस अनुदान। जेसी बोस अनुदान जो है वो है वरिष्ठ वैज्ञानिक, अब ये इम्पोर्टेंट रहेगा, जेबीजी जो है ये क्या याद रखना है इसमें कि जो वैज्ञानिक लोग हैं पर बुजुर्ग हो चुके हैं उन्होंने ज़्यादा हासिल नहीं किया, मतलब ऐसे कुछ बहुत वैज्ञानिक हैं जो वरिष्ठ हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में उतने ना उन्हें पुरस्कार मिले हैं ना ज़्यादा चीज़ें उन्हें मिली हैं, उन सबको मान्यता देना है इसमें और उन्हें सबको पहचान देना है। तो ये अच्छी योजना है, तो आ सकती है जेबीजी योजना। और इसे ही कहेंगे जे, मतलब बोस है ना, तो ये इस वजह से जेसी बोस अनुदान या फिर जेबीजी योजना इंपॉर्टेंट रहेगी। इसके बाद है सागरमाला। पहले से भारतमाला चल रहा है, सागरमाला, पर्वतमाला, जो भी ये माला वाले चलते हैं उनका मतलब है कि कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना। अब सागरमाला है तो सागर के आसपास वाले एरिया में पोर्ट, जलमार्ग, रोड हैं, ये सब बनाना है और इसी के अंतर्गत इसका नई पहल आई है S2I2। इसमें क्या है, हरित नवाचार और स्मार्ट पोर्ट बनाने, ये सब रहेगा। इसके बाद एक है DX एज पहल, तो विकास और उद्यम के लिए एक डिजिटल उत्कृष्टता पहल है ये DX एज। इसमें क्या है, डिजिटल प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, वही AI वगैरह और डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना है, मेन बस याद रखना है ये। इसके बाद है स्वावलंबनी योजना। ऐसे नाम जहाँ देखते हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो स्वावलंबनी योजना जो है उच्च शिक्षण संस्थाओं में छात्राओं की उद्यमशीलता और कौशल को बढ़ावा देना है। अब देखो स्वावलंबनी योजना ये उच्च शिक्षा है, मतलब ऐसा नहीं है 8th 9th 10th 12 नहीं, जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वहाँ पे स्किल देना है और उन्हें सारे मार्गदर्शन देने, इसके लिए योजना है स्वावलंबनी योजना, क्योंकि स्वावलंबी बनाना है खुद पर निर्भर। इसके बाद है स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम। स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम है जो कृषि मंत्रालय के द्वारा है, किसानों को विषाणु मुक्त उच्च गुणवत्ता वाली जो फसल है बागवानी क्षेत्र में क्रांति लाना, मतलब रोपड़ फसलों को और अच्छा करना है। तो इसके लिए जो योजना है वो कौन सी योजना है, स्वच्छ संयंत्र योजना जो कार्यक्रम है, किसके लिए याद रखना है, बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए। अब ये योजना इम्पोर्टेंट रहेगी हरित हाइड्रोजन मिशन, आज भी इम्पोर्टेंट है, हमेशा रहेगी कि हरित हाइड्रोजन मिशन सबसे पहली चीज़ है कब आई थी, ये 2023 में आई थी हरित हाइड्रोजन मिशन। प्रधानमंत्री ने इसकी आधारशिला आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में रखी थी पहले हाइड्रोजन हब के रूप में। किस मंत्रालय के अंतर्गत है, तो हाइड्रोजन जो है वो रिन्यूएबल वाला है, तो उसी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। क्या इसका लक्ष्य, ये भी पूछा जाएगा, 2030 तक प्रति वर्ष 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना है 2030 तक।
प्रति वर्ष इतना हमें क्षमता करनी है कि 5 मिलियन मीट्रिक टन हो जाए, तो ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी। अगला देखें, भारत की ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन योजना। अब ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन जो योजना है इसमें नवीन मंत्रालय के अंतर्गत है, इसमें सर्टिफिकेट मतलब प्रमाण पत्र टाइप का मिलेगा। तो उद्देश्य क्या है, हरित और इन सब के लिए सत्यापन और प्रमाण पत्र देना है कि सही है, रिपोर्टिंग मतलब साइट पर सत्यापन करेंगे जाके, यहाँ योजना लगी होगी। इसके बाद एक योजना है सहयोग पोर्टल। सहयोग के कब करना है, जैसे साइबर अपराध हैं उन सब में जो साइबर से पीड़ित लोग होते हैं, तो साइबर अपराध की रोकथाम, पता लगाना, जैसे फ्रॉड वगैरह हो जाते हैं उन सब के लिए सहयोग करना है। तो किसका सहयोग करना है, साइबर अपराध में। उसके बाद है भास्कर। भास्कर इंपोर्टेंट रहेगा, आ भी चुका है ये एक बार एग्जाम में। भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री। भास्कर ये स्टार्टअप से संबंधित हितधारकों के लिए विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल रजिस्ट्री का निर्माण करना है। तो स्टार्टअप से संबंधित है भास्कर, मतलब जिन लोगों ने स्टार्टअप स्टार्ट किया है उनकी मदद करना है, डिजिटल सारी चीज़ें हों, जल्दी स्टार्टअप शुरू हों, ये सब है। तो डिजिटल रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन डिजिटल हो सके तो क्या है, भास्कर। भास्कर का क्या याद रखना है, स्टार्टअप को डिजिटलीकरण के लिए है। उसके बाद एक योजना है निधि, नाम पूछा जाएगा डायरेक्ट, निधि। निधि है नवाचार के लिए। तो इसमें क्या है 2016 में आई थी, मेन बस इतना याद रखना है नवाचार के लिए, क्योंकि ये योजना डायरेक्ट ऐसी आएंगी कि कौन सा किससे संबंधित है, केवल ये। फिर आई है क्वांटम मिशन। अब क्वांटम मिशन तो सोच के लगा ही सकते हैं क्या है, बस इसमें जो है टाइमलाइन याद रखना है, 2023 से लेके 2031 तक है, तो थोड़ी लंबी टाइम है इसमें, 2031 तक। ज़्यादातर लक्ष्य हमारे कब तक है, 2030 तक के लक्ष्य हैं जो मेन है, पर ये कब तक है, 2031 तक है, क्वांटम मिशन है ये। इसके बाद प्रधानमंत्री प्रारंभिक कैरियर अनुसंधान अनुदान। प्रारंभिक कैरियर कैसे, शुरुआत जो होती है उसमें मदद करने के लिए ये है। तो इसके तो नाम से ही पता चल जाएगा, तो इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है। इसके बाद है महा ईवी, उच्च प्रभाव वाले क्षेत्रों में उन्नति के लिए मिशन इलेक्ट्रिक वाहन। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए क्या, आयात पर निर्भरता। आज भी हम इलेक्ट्रिक वाहनों का आयात करते हैं, तो उस पर निर्भरता को खत्म करके घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना है, इसके लिए योजना है महा ईवी। सभी के लिए किफ़ायती एलईडी, काफ़ी पुरानी योजना है एलईडी वाली। उजाला योजना, उज्ज्वला सिलेंडर वाली। उजाला किसके लिए है, जो एलईडी वाली है। उच्चतर शिक्षा अभियान, तो 2020 में आई थी ना अपनी नई शिक्षा पॉलिसी, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी एनईपी, ये उसी के लिए आया है अभियान। इसमें क्या किया गया है कि जो नई शिक्षा नीति आई थी उसके लिए 2 अभियान चल रहे हैं। राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान 2023 में पीएम ऊषा के रूप में शुरू किया गया। तो पूछा जाएगा पीएम ऊषा क्या है, यही है पीएम ऊषा, उच्चतर शिक्षा अभियान है ये ऊषा। तो याद रखना है इसे, उच्चतर शिक्षा के लिए पूछ लेगा। ऊषा ग्रामीण महिलाओं से संबंधित है ये सब, पर ऊषा किसके लिए है, ये उच्चतर शिक्षा के लिए है। इसके बाद विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल। विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल क्या क्या मतलब है कि जो पंचायत है, पंचायती संस्थाओं को सशक्त करना है। इसके बाद एक योजना इंपॉर्टेंट, एस्पायर योजना, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी ये, कि एक्सीलरेटिंग स्मार्ट पावर एंड रिन्यूएबल। जहाँ भी रिन्यूएबल एनर्जी देखे, हाइड्रोजन, सोलर, वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो भारत ब्रिटेन के साथ मिलकर भारत में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा दे रहा है, और इसी की पहल है एस्पायर। तो पूछेगा किस देश के साथ, तो हमारा एस्पिरेशन किसके साथ, ब्रिटेन के साथ, जिनने हम पे अधिकार भी कर रखा था, तो उनके साथ एस्पायर। इसके बाद है इस कार्यक्रम में कौन रहेगा, तो विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत, और जो रिन्यूएबल एनर्जी है। अब है अगला भारतीय भाषा पुस्तक योजना। भारतीय भाषा पुस्तक, इसमें क्या है, भारतीय भाषाओं की पुस्तकों को डिजिटल रूप से उपलब्ध कराना। अब पुस्तकें जो भारत में हैं ज़्यादातर पुरानी हो नहीं हो, वो ऑफलाइन ज़्यादा मिलती हैं, तो उन सबको ऑनलाइन उनकी PDF वगैरह ये सारी रहे, ताकि बच्चों को आसानी से मिल सके। तो ये वाली चीज़ है भाषा पुस्तक योजना। तो क्या करना है, भारतीय भाषाओं की पुस्तकों को डिजिटलीकरण करना है। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट योजना है एक अगली, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। सबसे इम्पोर्टेंट भारत में सरकार की चलाई योजनाओं में से है। जो भी असंगठित क्षेत्र के श्रमिक है, असंगठित क्षेत्र का मतलब है जो एक तरीके से एक संगठित क्षेत्र होते हैं जहाँ पे कुछ नियम कानून होते हैं जो रोजगार के। असंगठित क्षेत्र जैसे अपने यहाँ जो श्रमिक काम करते हैं फैक्ट्री में ज़्यादातर, वो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक कहलाते हैं। अब इसमें क्या है कि मंत्रालय ने चलाई थी 2019 में, रोजगार मंत्रालय ने, क्योंकि श्रमिक है
केंद्र की योजना है, केंद्र क्षेत्र की। इसमें यह है कि 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम मजदूरी तो इंसान जीवन भर कर नहीं पाएगा, तो 3,000 रुपये मासिक सुनिश्चित करना है। एक बीमा तरीके की है, पेंशन निधि के लिए LIC के साथ है। इसमें क्या होगा कि अगर किसी की मृत्यु भी हो जाती है तो 50% उसके परिवारीजन को मिलता रहेगा पेंशन। तो असंगठित क्षेत्र के लिए श्रम योगी मानधन योजना, ये इंपॉर्टेंट रहेगी। इसके बाद है PM जीवन योजना। जीवन योजना किसकी है? पेट्रोलियम की है। ये सोच के लगेगा कि पर्यावरण के लिए होगी या कुछ ऐसे ही, ये जीवन है। तो जीवन है पेट्रोलियम के लिए। जीवन जो है बायोमास, कृषि अपशिष्ट और द्वितीय पीढ़ी के इथेनॉल विकसित करने के लिए ये योजना है जीवन। तो जो हमारा कृषि अपशिष्ट कचरा रहता है उसको हम इथेनॉल में बदलना है, इसके लिए जीवन है। उसके बाद PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 2024 में स्टार्ट की है पिछले वर्ष, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट रहेगी। मुफ्त बिजली योजना सूर्य घर। अब कैसे सूर्य घर मुफ्त बिजली रहेगी कि घरों पर रूफटॉप लगा दो, सोलर रूफटॉप, तो 1 करोड़ घरों को 300 मासिक यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना इसमें रहेगा, सोलर रूफटॉप स्थापित करके। तो यही है मुफ्त बिजली योजना। इसके बाद अगला है जियो पारसी, बहुत पुरानी योजना है, खैर अब तो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। अल्पसंख्यक मंत्रालय, अब पारसी अल्पसंख्यक में आते तो उनकी जनसंख्या बहुत गिर रही है पारसी लोगों की, क्योंकि उनके यहाँ विवाह वगैरह नहीं होते, तो इस वजह से इस योजना में बढ़ावा देना था, पुरानी है काफ़ी। इसके बाद है राष्ट्रीय प्रशिक्षुता और प्रशिक्षण योजना नेट्स। इसमें क्या है, प्रशिक्षण वगैरह से पता चल जाएगा कि जो भी लोग हैं व्यवसायी मतलब जो भी मतलब स्टूडेंट वगैरह उन सबको डिप्लोमा देना है, ऐसा कि वो रोज़गार उन्हें मिल सके। इसके बाद है स्पाइस्ड योजना है, निर्यात के लिए है ये। अब देखो हम लोग स्पाइस जो होती थी, मतलब जो मसाले वगैरह उन सबको भेजते थे, तो बस वही है कि इलायची के क्षेत्र को विस्तार करना है, छोटी और बड़ी इलायची, नाम क्या है स्पाइस्ड, ऐसे करके याद रखना है। इसमें इलायची बस याद रखना है, काली मिर्च दे देगा, लौंग, इलायची, ये सब इलायची के लिए मेन है। इसके बाद इसमें देखें अगर हम NPS वात्सल्य योजना, वात्सल्य जो योजना है ये 18 वर्ष से कम आयु के लिए सभी वयस्क जो लोग हैं उनके लिए, वयस्क होने पर योजना को आसान करने के लिए NPS मतलब जो खाते से संबंधित एक योजना थी पेंशन के लिए स्पेशली, तो NPS वात्सल्य योजना मतलब ये बचपन से डालते रहो पेंशन, लास्ट में क्या होगा पेंशन के रूप में मिलेगा जाके। तो वही चीज़ है, इसमें न्यूनतम 1,000 रुपये प्रति वर्ष का रखा गया था इसमें मतलब रुपये। इसके बाद बायो राइड योजना, बायो राइड योजना है, इसमें क्या है जैव विनिर्माण और जैव प्रौद्योगिकी में वैश्विक रूप से अग्रणी देश के रूप में भारत की स्थिति सुदृढ़ करना है। बायो राइड में तो नाम ही लग रहा है, बायो राइड मतलब क्या है, जो जैव ईंधन वगैरह इन सब में भारत को बढ़ावा देना है। 2030 तक 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर की भारत की अर्थव्यवस्था बन जाए, यहाँ पर रुपये पूछा जा सकता है। 2030 तक 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर की जो भारत की जैव अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को स्थापित करना है। योजना है समर्थ योजना, बहुत पुरानी है ये भी, मतलब काफ़ी वस्त्र निर्माण से संबंधित है, बस इतना याद रखना वस्त्र से संबंधित है। उसके बाद है सारथी पोर्टल है, मतलब सारथी योजना भी है। तो सौर असिस्टेंट रेफर ट्रांसपोर्टेशन विद हाइब्रिड कंट्रोल एंड इंटेलिजेंस, मेन याद रखना है सारथी, ये पूछ लेगा। अब सौर देगा तो लगा ही लेंगे, वो देगा केवल सारथी, तो ऐसे यार THI ये नाम याद रखना है। बस क्या है कि नाशवान खाद्य पदार्थों के परिवहन में फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए ये योजना लाई गई थी। सारथी कंटेनर फल सब्जियों को सही से रखा जाएगा, मतलब डिब्बे वगैरह में रखा जाए ताकि तापमान और आर्द्रता अलग सही से बनी रहे। मतलब मेन बात है कि जो पदार्थ हैं खाद्य पदार्थ उन सबको अच्छे से रखा जाए, और बुने का किस में कंटेनर वगैरह में रखा जाएगा और सौर से वो चलेंगे। मतलब अगर एक डब्बे में जैसे मान लो रख दिया, उसको सौर ऊर्जा से चल रहे हैं, उनमें अंदर AC टाइप का है, जैसे भी टेम्परेचर चाहिए वो चलेगा फसल कटाई के बाद के लिए। तो कौन सी है, सारथी है। उसके बाद E-माइग्रेट पोर्टल है। E-माइग्रेट पोर्टल वस्त्र मंत्रालय मतलब विदेशी मंत्रालय का है, माइग्रेशन से ही लग जाएगा कि प्रवास को सुगम बनाना है। अटल पेंशन योजना 2015 में आई थी, केवल ईयर याद रखनी है पेंशन योजना की, बाकी 1000 2000 ये सब चलता रहता है। 18 से 40 आयु के बीच कोई भी भारतीय नागरिक इस पेंशन को ले सकता है। अटल पेंशन योजना मतलब वहाँ की ये होती है कि न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन इतनी मिलेगी, पर वहाँ पे रुपए जमा करने पड़ते हैं, फिर बाद में गवर्नमेंट देती है। अन्न दर्पण
प्रणाली, अन्न दर्पण प्रणाली किसके लिए? एफसीआई की है। एफसीआई जो अपना खाद्य निगम है उसके द्वारा ये चलाई जा रही है। इसमें क्या है, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में परिचालन को सुव्यवस्थित करना है। मतलब क्या है, जैसे खाद्यान्न अपने यहाँ खराब बहुत ज़्यादा होता है तो वो खराब ना हो, उसकी आपूर्ति श्रृंखला मतलब खेत से लेके मार्केट तक या घर तक जो पहुँचाना है, मतलब जो उपभोक्ता होगा वहाँ तक के लिए योजना चलाई गई है अन्न दर्पण प्रणाली। इसके बाद है प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना, नाम से लग रहा है इंटर्नशिप योजना, इसके बारे में हमने पहले अभी आई हुई थी ये योजना। इससे जुड़ी 5 वर्षों में 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को अवसर देना है। कितना, बस डाटा याद रखना है, 5 वर्ष में 500 कंपनियां, जो विश्व की 500 सबसे बड़ी कंपनियां, ऐसी नहीं हर कोई कंपनी पूछे, टॉप जो दुनिया में 500 कंपनी है उन कंपनियों में कितने युवाओं को 1 करोड़ को इंटर्नशिप देना है। और इंटर्नशिप की अवधि रहेगी 12 महीने और 5,000 रुपये उन्हें वजीफ़ा के रूप में दिया जाएगा वर्ष में। 1 वर्ष के लिए 5,000 रुपये प्रति माह भी दिया जाएगा, ये याद रखना है 5,000 के हिसाब से। तो ये रहेगा इसमें 21 से 24 इसमें आयु रहेगी, एज भी इंपॉर्टेंट रहेगी इसमें। अगला है जन योजना अभियान, पंचायती मंत्रालय का है ये। इसकी थीम थी सबकी योजना सबका विकास। 25-26 के लिए ग्राम पंचायतों को विकास करना है, ये इम्पोर्टेंट रहेगा कि किसके लिए, तो जन योजना पंचायतों के लिए, सबकी योजना सबका 2025-26। सारथी के लिए क्या है, ये जागरूकता सृजन और विधिक सहायता। विधिक सहायता मतलब किसको, सबको नहीं, वंचित समुदाय जैसे एससी हैं, ट्रांसजेंडर हैं, जनजातियां हैं, नोमैडिक वगैरह, इन सबको नालसा देगा सहायता। इसका नाम रखा गया है सारथी, इस वजह से इम्पोर्टेंट है। नालसा क्या है, नालसा अपने यहाँ जो विधिक सेवा प्राधिकरण है नालसा, ये मुफ्त में देता है मदद जो लोगों को जैसे वकील या कानूनी जानकारी नहीं होगी, पर यहाँ पे किसे दिया जा रहा है, वंचित समुदायों को। तो सारथी इंपॉर्टेंट रहेगा, मतलब ये सारथी बन के भूमिका निभाएंगे। अगली योजना इंपॉर्टेंट है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। देश भर में विद्वानों के शोध लेख और जो पत्रिका प्रकाशित है उन्हें एक मंच पर, जैसे होता क्या है अभी कि हर एक वेबसाइट अपना सब्सक्रिप्शन चार्ज करती है, अब अगर किसी को पढ़ना है अलग अलग शोध रिसर्च तो एक मंच पे ही मिल जाए उन्हें। तो 2025 से लेकर 27 तक के लिए नई योजना, इस वजह से इंपॉर्टेंट भी रहेगा। तो पूछा है किसके लिए, तो जो लेख आते हैं, मतलब जो रिसर्च पेपर आते हैं, जो मैगजीन्स आती हैं, ऐसी नॉर्मल वाली नहीं, मतलब जो प्रोफेसर लेक्चर मतलब बड़े लोग निकालते हैं जो रिसर्चर होते हैं, उन सबको एक मंच पर लाना है 2025 से 27 तक के लिए 6,000 करोड़ की। शिक्षा मंत्रालय का है, क्यों होगा, अगर अच्छी एजुकेशन जाएगी तो सारी चीज़ें बढ़िया होंगी। बस इतना याद रखना, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, ये उस तरीके का नहीं है नेटफ्लिक्स और रिचार्ज वाला, ये किसके लिए, जो योजनाएं मतलब जो नई पत्रिकाएं आ रही हैं या रिसर्च पेपर आ रहे हैं उन सब के लिए। उसके बाद है विजन पोर्टल। तो विजन पोर्टल है उद्देश्य वंचित बच्चों में शिक्षा कौशल नवाचार को बढ़ावा देना। जो वंचित समुदाय हैं उनके लिए विजन आएगा। भू नीर पोर्टल, भू नीर पोर्टल क्या है, भूजल के प्रबंधन के लिए भू नीर पोर्टल, मेन बस इतना ही, नीर माने पानी होता है, तो भूजल के प्रबंधन के लिए ये योजना है। इसके बाद पेयर है, पेयर क्या है, त्वरित नवाचार अनुसंधान में भागीदारी के लिए कार्यक्रम है पेयर। पेयर हब एंड स्पोक मॉडल पे है, भारतीय विश्वविद्यालय में अनुसंधान के लिए है। मतलब क्या है इसमें कि जो भी नई उभरते विचार आ रही हैं, रिसर्चें आ रही हैं, इन सबको मार्गदर्शन देना है, विशेषज्ञता उपलब्ध करानी है। तो ये चीज़ याद रखनी है, नवाचार अनुसंधान। मतलब इसमें होता क्या है हब एंड स्पोक इन सब में कि सरकार सारा इंफ्रास्ट्रक्चर देती है कि वहाँ पे जाके रिसर्च कर सकें या अनुसंधान, और इन सब में अब सबके पास तो मशीनरी रहेगी नहीं, तो सरकार प्रोवाइड कराती है यहाँ पे। तो ये चीज़ याद रखना, पेयर योजना है इसमें। इसके बाद है कि उमंग एक है, उमंग में क्या है, भारत में मोबाइल गवर्नेंस को बढ़ावा देना है। जैसे माईटी के द्वारा ये चलाई गई है, माईटी और ई गवर्नेंस का जो विभाग है, तो इसमें क्या है उमंग है। उमंग के बारे में क्या है, ई गवर्नेंस, जैसे जो भी सुविधाएं आज हमें मिलती हैं, जैसे देखते हैं कि जो आय प्रमाण पत्र ये सब बनाते हैं, तो इन सब आय, पासपोर्ट, पेंशन, मौसम पूर्वानुमान, मतलब हर एक तरीके की चीज़ें चाहे कोई भी हो, गवर्नेंस में तो सब आता है, सबको ऑनलाइन उपलब्ध कराना है। तो उमंग आ भी चुका है, ये भी एग्जाम में आ चुका है पहले। इसके बाद है स्वास्थ्य जो है वैज्ञानिक रूप से मान्यता प्राप्त ज्ञान। अब स्वास्थ्य को तो जानते ही हैं, भारत में एक जो चिन्ह चलता है स्वास्थ्य, अब ये धार्मिक है अपने यहाँ पर, कुछ ऐसी नॉलेज है जो पारंपरिक है भारत में, पर वो वैज्ञानिक रूप से भी अच्छी है, जैसे आयुर्वेद वगैरह के बारे में, तो वैसी चीज़ों को ही, पर यहाँ पे किसके लिए, CSIR जो है वो राष्ट्रीय विज्ञान संचार नीति के साथ मिलकर ये क्या कर रहे हैं कि पारंपरिक प्रथाओं के संरक्षण कर रहे हैं, परंपराओं को वैज्ञानिक सत्यापन की आदत। अगर कोई
दवा है, आयुर्वेद है या और कुछ भी हो सकता है, उन सबको वैज्ञानिक सत्यापन करेंगे, अगर उन वो सच में सही है तो उन सबको मान्यता दी जाएगी। तो ये स्वास्थ्य, तो ऐसे याद करना है, स्वास्थ्य पहले भी चल रहा था अब भी है। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना, यह एक नई केंद्र क्षेत्र योजना है। इसमें जो छात्र होंगे उनको उच्च शिक्षा के लिए वित्त उपलब्ध कराना है, विद्या लक्ष्मी है। तो बस ये याद रखना है इसमें कि बैंक और वित्तीय संस्थानों से जो गारंटर के रूप में, मतलब मुफ्त बिना गारंटर के और बिना कागजी के ये लोन दिया जाएगा। इसमें 7.5 लाख रुपए तक का, तो ये है। इसके बाद देखें ट्यूलिप योजना, ये भी आ चुकी है। ट्यूलिप में क्या है, पारंपरिक कारीगरों का जो उत्थान करने, अब जब हम जानते हैं कि भारत में बहुत सारे लोग होते हैं जो पारंपरिक रूप से कारीगर हैं, कोई लकड़ी का काम करता है, कोई मिट्टी का काम, मतलब जो किसी क्षेत्र में बहुत स्किलफुल हैं, उनको ई मार्केटिंग के माध्यम से उनके उत्पाद को एक तरीके से, जो हमारे यहाँ वन डिस्ट्रिक्ट चलता है उत्तर प्रदेश में, वन प्रोडक्ट, उसी तरीके से ये योजना है ट्यूलिप। बस चूंकि ये केंद्र सरकार के अंतर्गत भी आती है तो इस वजह से इसका थोड़ा देखना है। और वंचित समुदाय के लिए नमो ड्रोन दीदी योजना इंपॉर्टेंट रहेगी ये इस साल के लिए। नमो ड्रोन दीदी योजना कृषि मंत्रालय की सबसे पहली चीज़ जो ये याद रखनी है, किसकी है, कृषि मंत्रालय की है। और इसमें है क्या कि दीनदयाल अंत्योदय योजना पहले से चल रही है, उसी के अंतर्गत आजीविका को बढ़ावा देना है। 24-25 से 25-26 तक, मतलब ये 2-3 साल के बीच में 15,000 चयनित महिलाएं स्वयं सहायता समूह को कृषि के लिए उपलब्ध कराएं। जैसे ड्रोन से क्या हो जाएगा, कृषि में नई तकनीक यूज, छिड़काव, ये सारी चीज़ें होंगी। मतलब ऐसी 15,000 महिलाओं को चयनित किया जा चुका है, योजना चली रही है। और उन्हें किराए की सेवाएं प्रदान करने के लिए ड्रोन उपलब्ध कराना है, मतलब कृषि के लिए ड्रोन उपलब्ध कराना है। इसके बाद है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। विश्वकर्मा योजना क्या है, जो एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत है, केंद्र क्षेत्र की योजना है। उद्देश्य क्या है, जो कारीगर हैं, विश्वकर्मा को हम क्यों जानते हैं, शिल्पकार के रूप में, कारीगर के रूप में, तो ग्रामीण और शहरी दोनों जगह पर ये काम करना है। इसके बाद प्रधानमंत्री वन बंधु योजना है, वन बंधु कल्याण योजना। वन में कौन रहता है, जनजातियाँ, तो जनजातियों के कल्याण के लिए ये योजना आई है, वन बंधु योजना। जलवाहक योजना, जलवाहक योजना है अंतर्देशीय जल मार्गों के माध्यम से लागत प्रभावी तरीके से माल को डिलीवरी इसकी करनी है। मतलब क्या है, जैसे नदी के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह अगर कोई माल जाएगा तो कम लागत पर जा सके, तो जल के माध्यम से, तो ये जलवाहक हो जाएगा। इसके बाद है चरक पहल। चरक क्या है, समुदाय स्वास्थ्य चरक संहिता, हम चरक को तो जानते ही स्वास्थ्य के संबंध में। तो इसका उद्देश्य क्या है, मतलब आरंभ नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने द्वारा किया गया है। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट रहेगा चरक का, क्योंकि ये एक कोयला की कंपनी सोचो कर रही, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, और है क्या चरक, पर है क्या इसका कि उद्देश्य सिंगरौली वाला क्षेत्र जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को चिन्हित करना है, और जो बीमारियां उन्हें होती हैं उन सब का निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराना है। तो नॉर्दर्न कोलफील्ड के द्वारा सिंगरौली क्षेत्र में, इंपॉर्टेंट है कौन से क्षेत्र में, सिंगरौली वाले क्षेत्र में है, वहाँ पे ये उपलब्ध कराना है। इसके बाद है वैश्विक जुड़ाव योजना। वैश्विक जुड़ाव संस्कृति मंत्रालय का, केवल यहाँ पे मंत्रालय याद रखना है, विश्व भर के लोग जुड़े हैं, बस यही सारी चीज़ें, पर किसका है, मंत्रालय का। जिज्ञासा कार्यक्रम एक CSIR का है, जो हमारे यहाँ जो रिसर्च की मेन संस्था है CSIR। तो ये क्या कह रहे हैं, इनका क्या करना है कि स्कूली छात्र हैं उन्हें जिज्ञासा उपलब्ध बढ़ानी है रिसर्च के लिए। इसके बाद भारत रणभूमि दर्शन पोर्टल, दर्शन वेबसाइट है, भारत रणभूमि दर्शन, समझ में आ रहा है कि इसमें क्या रहेगा कि जो युद्ध क्षेत्र के, जहाँ पे ऐसे युद्ध के लिए जो जगहें जानी जाती उनको पर्यटन के रूप में वहाँ पे घूमा जा सके, इसके लिए ये योजना लाई गई है। इसके बाद है इम्पावर विज। इम्पावर विज का मतलब क्या है, इम्पाव हर है, हर आ जाएगा इसमें, जैसे इम्पावर पढ़ते हैं ना, तो इम्पाव हर विज। नीति आयोग ने इसकी योजना शुरुआत की है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि नीति आयोग ने की। उद्देश्य इम्पावर हर आ गया तो महिला हो जाएंगी, तो महिला उद्यमियों को बढ़ावा देना है। इसके बाद स्माइल कार्यक्रम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्माइल एशियाई विकास बैंक और एक, मतलब जो भारत में जो नीति निर्माण करके एक लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में व्यापक सुधार करने में सहायता प्रदान करना है। तो स्माइल कार्यक्रम किसके लिए, लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में, लॉजिस्टिक्स मतलब ट्रांसपोर्टेशन क्षेत्र में, ये सब चीज़ें, तो यहाँ के लिए स्माइल योजना कार्यक्रम। उसके बाद है उम्मीद पोर्टल। उम्मीद है अल्पसंख्यक मंत्रालय का, इसमें रहेगा क्या कि वक्फ संपत्तियाँ, ये इस बार के लिए ज़्यादा चांस है आएगा। उम्मीद पोर्टल मंत्रालय भी पूछा जा सकेगा, क्योंकि वक्फ मुस्लिमों के लिए और वो अल्पसंख्यक में आते हैं, तो अल्पसंख्यक मंत्रालय की उम्मीद पोर्टल है, वक्फ
संपत्तियों का जो जितना भी मतलब जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह हैं उन सबको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराना है। तो ये उम्मीद पोर्टल रहेगा। इसके बाद है क्रॉपिक, फलों के वास्तविक समय में अवलोकन के लिए। जैसे क्रॉप का करते हैं तो क्रॉपिक क्या है, फसल होंगी उन्हें ऊपर से आराम से मोबाइल ऐप के जरिए उनका अवलोकन करना। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी इसमें। इसके बाद तलाश पोर्टल है। तलाश पोर्टल क्या है, जनजाति मंत्रालय के अंतर्गत आदिवासी छात्र समिति द्वारा यूनिसेफ के साथ मिलकर इसे शुरुआत की गई। जब भी हम यूनिसेफ का बात करते हैं तो ये चिल्ड्रन से संबंधित है, बच्चों से संबंधित। तो तलाश पहल है, इसमें है क्या, एकलव्य आधारित जो विश्वविद्यालय हैं उनको सर्वांगीण विकास के लिए योजना है। अब एकलव्य वाला क्या है कि जहाँ जनजातियाँ रहती हैं और सरकार एकलव्य स्कूल खोल रही है और खुल चुके हैं कई जगह, तो उनके लिए जो जनजाति बच्चे हैं उनको अब सही से शिक्षा देना और उनका सर्वांगीण विकास करना, शिक्षा स्वास्थ्य, इसके लिए एक योजना है तलाश। तो इम्पोर्टेंट रहेगा, इसका कुछ दे देगा कि खो जाएं बच्चे, उसके लिए नहीं। इसके बाद ये एक अगला है, ये भी इम्पोर्टेंट है, सी फ्लड। नाम से पता चल रहा है बाढ़ जहाँ आ जाती है उन सब का भविष्यवाणी हो सके, मानचित्रण हो सके। तो इसके लिए गांव स्तर पर 2 दिन पहले ये पूछा जाएगा, कितने दिन पहले ये भी पूछा जा सकता है। तो गांव में अगर बाढ़ आती है तो 2 दिन पहले भविष्यवाणी हो जाएगी। तो कहेगा कहाँ पे, तो गांव क्षेत्र के लिए। इसके बाद है भारत के लिए AI 2.0 कार्यक्रम है, जो ये कौशल विकास मंत्रालय के अंतर्गत है। अब कार्यक्रम का उद्देश्य क्या होगा, वही कि कौशल विकास करना है कॉलेज और छात्रों को, ग्रामीण और गैर अंग्रेजी भाषा में ये सारी चीज़ें, मतलब इंग्लिश में ही नहीं, गैर अंग्रेजी हिंदी वगैरह में भी उपलब्ध कराना है। उसके बाद है राइनो DNA इंडेक्स सिस्टम, भारत कार्यक्रम है रोडीज करके। तो ये राइनो से याद रखना, रोडीज वाला जैसे शो पढ़ते हैं वैसे ही नाम इसका कुछ बनेगा, रोडीज। राइनो DNA, राइनो का समझ चुके हैं हम कि राइनो जो होते हैं गैंडे, उनके लिए ये योजना चलाई गई है। किसके साथ मिलके चलाई गई है, WWF इंडिया के द्वारा। और कौन से क्षेत्र में हमारे यहाँ राइनो पाए जाते हैं, तो असम वाले एरिया, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश का दुधवा वाला एरिया, इन एरिया में पाए जाते हैं। तो उन्हीं के लिए किया गया है। सुदर्शन चक्र मिशन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा इस बार के लिए कि क्योंकि अभी हमारा जो पाकिस्तान से विवाद भी रहा था काफ़ी, तो इसमें क्या है, महत्वपूर्ण संपत्तियों को सुरक्षा, जो भारत की महत्वपूर्ण संपत्तियों की सुरक्षा के लिए एक व्यापक सुरक्षा पहल करी जानी चाहिए। इसके लिए आया 2035 तक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्थलों को अत्याधुनिक तकनीक और शक्तिशाली हथियारों से लैस करना है। जैसे भारत में कुछ एरिया ऐसे हैं, कुछ जगह ऐसी हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत जानी जाती हैं, तो उन सबको सुरक्षित करना है। इसके लिए है सुदर्शन चक्र मिशन। तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा। 2000 कब तक के लिए, 35 तक हमें सारी चीज़ें कर देनी है, मतलब अगले 10 वर्षों में। तो सुदर्शन चक्र इम्पोर्टेंट रहेगा। ई जागृति प्लेटफॉर्म 1 जनवरी 2025 है, तो करंट अफेयर्स में डायरेक्टली आ ही जाएगा ये। तो ई जागृति प्लेटफॉर्म उपभोक्ता मंत्रालय का है, जो आजकल उपभोक्ताओं के विवाद बढ़ रहे हैं उन सब का त्वरित निपटान हो सके, क्योंकि हर चीज़ ऑनलाइन हो रही है, तो उपभोक्ताओं के विवाद हैं उन सब का जल्दी हो सके, इसके लिए ई जागृति, ऐसे चलता है जागो ग्राहक जागो, वैसे ही है ये जागृति पोर्टल। इसके बाद है निवेशक दीदी। निवेशक दीदी क्या है, वित्तीय जागरूकता बढ़ाना ग्रामीण समुदाय में, ताकि महिलाएं निवेश कर सकें, मतलब शिक्षा क्षेत्र और इन सब के द्वारा उन्हें जागरूक करना है वित्तीय रूप से। इसके बाद है उल्लास, पूछा जाएगा उल्लास क्या है, तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। तो हिमाचल प्रदेश को नव भारत साक्षरता मिशन, जिसे उल्लास नाम से भी जाना जाता है, के तहत त्रिपुरा, मिजोरम, गोवा, लद्दाख के बाद पूर्ण साक्षरता वाला 5वां राज्य घोषित किया गया। तो सबसे पहली चीज़ कौन सी है, उल्लास योजना किससे संबंधित है, साक्षरता के लिए। कितने भारत में राज्य हैं जो पूर्ण साक्षर हो चुके हैं, 5 राज्य हैं पूर्ण साक्षर हो चुके हैं। तो साक्षर कौन कौन से राज्य हो चुके हैं, अभी लास्ट जो 5वां हुआ है हिमाचल प्रदेश। उसके अलावा अगर हम देखें तो कोई भी बड़ा राज्य इसमें साक्षर नहीं है। सबसे पहली चीज़ जो हमें याद रखनी है, क्योंकि सोचो बड़ा राज्य साक्षर होने में टाइम लगेगा। छोटे राज्यों में मान लो कम लोग रह रहे हैं, कहीं 100 लोग हैं, कहीं 10 लोग रह रहे हैं, तो 10 वाले को ज़्यादा जल्दी साक्षरता मिल जाएगी। तो कौन कौन से साक्षर हुए हैं ये देखते हैं। सबसे पहला गोवा पूर्ण साक्षर हो चुका है पहले। उससे पहले सबसे पहले हुआ था त्रिपुरा, मिजोरम, फिर गोवा। तो त्रिपुरा मिजोरम हो गए इस साइड। तो जब हम पढ़ते हैं ऊपर से अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और उसके पास त्रिपुरा। तो त्रिपुरा और मिजोरम बिल्कुल पास पास हैं, तो ये दोनों भी साक्षर हो चुके हैं। इसके बाद है कौन सा, लद्दाख।
और अब हो चुका है हिमाचल प्रदेश। तो मुख्य अगर हम इन राज्यों में देखें तो एक ही राज्य जो नज़र आता है वो है हिमाचल प्रदेश, बाकी सब बहुत छोटे राज्य हैं, मतलब जनसंख्या की दृष्टि से। त्रिपुरा, मिजोरम, गोवा, लद्दाख जनसंख्या घनत्व वगैरह कम है। तो 5 हो चुके, इंपॉर्टेंट रहेगा, इस वजह से ये ध्यान देना है। इसके बाद है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, श्रम मंत्रालय के अंतर्गत है। 2 वर्ष में 3.5 करोड़ रोजगार देना है। विकसित भारत रोजगार नाम नॉर्मल है। आदिबाड़ी तो आदिवासी से याद रख लेना है। तो जनजाति भाषाओं के लिए भारत का AI अनुवाद प्लेटफॉर्म है। बहुत सारी जनजाति भाषाएं जो विलुप्त होती चली आ रही, मतलब बोलने वाले लोग नहीं है या उन्हें समझने वाले नहीं है, तो उन सब के लिए आदिबाड़ी है। कैंसर AI एंड टेक्नोलॉजी चैलेंज कैच जो है ग्रांट प्रोग्राम, इसमें क्या है कि भारत में कैंसर में AI का यूज़ करना है, मेन बात ये है। श्रेष्ठ पहल है स्वास्थ्य मंत्रालय की। क्या है श्रेष्ठ में? राज्य औषधि प्राधिकरण में प्रदर्शन में सुधार लाना है। मतलब भारत में हर राज्य जो औषधि दवाओं के क्षेत्र में और इन सब के क्षेत्र में गुणवत्ता को अच्छा रख ले, इसलिए श्रेष्ठ है। तो पूछा जाएगा इसमें रोजगार के लिए है या किसी के लिए, श्रेष्ठ है दवा के लिए। इसके बाद है मेरिट योजना, ये भी इम्पोर्टेंट है काफ़ी। मेरिट शिक्षा मंत्रालय की, यही तो जानते ही मेरिट बनती है, पर इसमें है क्या है इसमें कि तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता, तकनीकी शिक्षा मतलब वही टेक्नोलॉजी AI वगैरह और समानता के साथ लाना है। बाकी बजट 2025 से 29 तक का चूँकि है 4200 करोड़, तो चूँकि अभी आई है योजना, इस वजह से इम्पोर्टेंट रहेगा। और उससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ये किसके सहयोग से चलाई जा रही है। तो विश्व बैंक इसमें जैसे 4200 है, उसमें से आधा तो विश्व बैंक ही दे रहा है रेड, तो इम्पोर्टेंट रहेगा मेरिट। मेरिट क्या है? बहुविषयक शिक्षा। ऐसा नहीं है अपने यहाँ शिक्षा केवल जो पढ़ रहे हैं वही नहीं, बहुविषयक शिक्षा अलग अलग विषय में और तकनीकी शिक्षा को एक साथ लाने के लिए केंद्र, राज्य की या नहीं केंद्र की योजना है। इंपॉर्टेंट ये वाली भी रहेगी 25, 26 से 29, 30 तक के लिए मेरिट है। तो हमने पहला टॉपिक देखा योजना वाले, इनमें से एक क्वेश्चन कम से कम रहेगा। अब दूसरे पे आते हैं जहाँ पे जो इम्पोर्टेंट रहेगा, तो हम तेज ऐसे कवर करेंगे इसे भी, ताकि जल्दी से रिवीजन हो सके। कौन कौन सी चीज़ें डिफेंस रक्षा में रही हैं, एक क्वेश्चन इससे भी रहता है। संजय सिस्टम, संजय क्या है? भारतीय सेना और भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो बेल है उसके द्वारा किया गया है। इसमें हवाई जैसे सेंसर लगाए, जैसे हवा में ऊपर सेंसर वगैरह लगे रहेंगे, चारों तरफ निगरानी वगैरह रहेगी। केवल याद है इतना ये रखना है, संजय सेना के निगरानी प्रणाली है बस, जैसे संजय महाभारत में थे वही निगरानी प्रणाली। प्रलय मिसाइल, प्रलय किसकी होगी? DRDO। कोई भी मिसाइल भारत में होती है DRDO ही नाम आता है, तो प्रलय DRDO की है। कहाँ से? सतह से सतह। प्रलय कहाँ पे आती है? आसमान से ज़्यादा सतह पे आ रही, तो सतह से सतह। इसके बाद है पिनाका, आ चुका है कई बार पेपर में, ये पिनाका DRDO का है। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। मतलब क्या होता है? जैसे ऐसे समझो एक गाड़ी है, उस पर बैरल लगाए, मतलब कई सारी पहले से लोडेड है, उसमें रॉकेट लॉन्चर है, एक साथ कई सारे जा सकते हैं, तो ये वाली चीज़ कहलाती है मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। लंबी दूरी के तोपखाना प्रणाली है, तो तोप होती थी बस, इसमें समझो एक साथ कई सारी तोपें हैं। 75 किलोमीटर मतलब पाकिस्तान तक पहुंचने वाला है ये, तो पिनाका है, यूज़ भी हुआ था ये भी। इसके बाद है INS सूरत। INS सूरत क्यों इंपॉर्टेंट रहेगा कि P-15B प्रोग्राम चलता है, ऐसे प्रोग्राम चलते हैं मतलब जिनमें हम क्या जो नए जहाज़ वगैरह बनाते हैं, तो P-15B परियोजना है। चौथा और इसका अंतिम जो नया शिप बन के तैयार हुआ है उसका नाम है INS सूरत। INS कलवरी, INS ऐसे कुछ ना कुछ पूछेगा वो, तो याद रखना है। 15B प्रोग्राम के तहत बना है, किसके तहत? 15B। और कहाँ पे बना है? मतलब नाम क्या है उसका? INS सूरत। तो 15B सूरत गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉइंग सिस्टम इसमें रहेगा। उसके बाद है INS नीलगिरी। ऐसे INS मतलब जो भी समुद्र के जहाज होते हैं उनमें INS लगा है, तो INS सूरत हुआ, INS नीलगिरी। भारतीय नौसेना का युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो, तो इसमें क्या है? स्टील्थ फ्रिगेट है, इसका प्रोग्राम है 15 का P-17A इसका है जो INS नीलगिरी बना है। तो INS सूरत याद रखना है, P-15 के तहत है और ये गाइडेड मिसाइल है। और ये स्टील्थ फ्रिगेट है। स्टील्थ फ्रिगेट मतलब जैसे रडार पे जो नहीं आता है उसका नाम क्या है? नीलगिरी। उसके बाद है INS बागशीर। बागशीर क्या है? कलवरी स्कॉर्पियन श्रेणी की एक पनडुब्बी है, तो इन सब में से जो पनडुब्बी है उसका नाम क्या है? INS बागशीर। मझगांव डॉक लिमिटेड मुंबई में जो स्थित है उसने इसे बनाया है, तो ये चीज़ याद रखनी है इसमें। और ये P-75 स्कॉर्पियन श्रेणी का है।
उसके बाद है भार्गवास्त्र। भार्गव जो है, भार्गवास्त्र ये क्या है, ये सोलर डिफेंस एंड एयरोस्पेस लिमिटेड के द्वारा इसे किया गया है। कम लागत वाली ड्रोन विरोधी प्रणाली है। पता लगाने की क्षमता 6 किलोमीटर से दूरी पर ही ड्रोन को पता लगाने में सक्षम होगा। जैसे अभी जो पाकिस्तान से युद्ध हुआ था तो हमने S-400 यूज़ किया था, वो भी लगभग सेम काम कर रहा था, पर वो दुनिया का सबसे उन्नत है। ये हमारा शुरुआती चरण है। तो भार्गवास्त्र ये क्या है, ड्रोन विरोध के लिए। उसके बाद है ATGM नाग MK2। नाग बस याद रखना है, नाग करके पेपर में आ भी चुका है। नाग क्या है, तो एंटी टैंक मतलब टैंक रोधी निर्देशन मिसाइल है। टैंक से संबंधित मिसाइल जो है एंटी टैंक, उसका नाम है नाग। ध्रुव, ध्रुव किसने बनाया है, HAL ने। हल्के हेलीकॉप्टर विमान है ये, तो हल्के हेलीकॉप्टर ध्रुव। तो ये ऐसे समझो, ध्रुव तारे तक आराम से जाएंगे, लौट आएंगे, तो ध्रुव ऐसे याद कर लेना इसे। ट्विन इंजन वाला है ध्रुव। इसके बाद है गौरव, नाम केवल पूछेगा गौरव। ध्रुव देखा हमने, हल्का हेलीकॉप्टर है, जबकि जो गौरव है लंबी दूरी का गाइडेड बम है। तो ऐसे ये 3-4 ऑप्शन देगा, तेजस, गौरव, बम या भार्गवास्त्र, ये क्या क्या है। तो गौरव हमने देखा है बम है, ध्रुव देखा हल्का हेलीकॉप्टर है, DRDO ने बनाया है। INS वो LC है तेजस, तेजस जो विमान है, DRDO की वैमानिकी मतलब जो संस्था है उसने बनाया है तेजस। मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, मतलब जो एयरक्राफ्ट है ये हवाई जहाज जो लड़ाई वाला, तो ये चीज़ याद रखनी है इसमें। उसके बाद है अस्त्र मिसाइल। अस्त्र मिसाइल है दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है, जिसका नाम क्या है, अस्त्र मिसाइल। तो अस्त्र हवा से हवा में है। इसके बाद एक गांडीव है, मिसाइल का नाम ही है गांडीव। तो पूछा जाएगा गांडीव क्या है, तो एक मिसाइल है। सबसे पहली चीज़ जो याद रखनी, बनाता भारत में हथियार DRDO ही है, हवा से हवा में मार करने वाली ये मिसाइल है। तो ये दोनों जो हमने देख ली अभी, अस्त्र और अस्त्र के बाद कौन सा है, गांडीव, ये दोनों क्या है, हवा से हवा में मार करने वाली जो मिसाइलें हैं। तो ये चीज़ याद रखना। इसके बाद है इग्लायस। इग्लायस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चूँकि रसिया ने बनाई है तो उन्नत अच्छी है ये। मानव द्वारा ले जाने में सक्षम सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। मैन पोर्टेबल सरफेस, मतलब मानव ले जा सकता है, वैसे कहीं गाड़ी में या कहीं पे भी उठा के आराम से, मतलब कंधे पे रख के या कहीं से भी मानव द्वारा ले जाया जा सकता है। तो आसान है, ऐसे युद्ध वगैरह में आसानी से तो कंधे पे उठा के से ले जाया जा सकता है। मेन चीज़ ये है। तो पूछ लेगा क्या नाम है उसका, तो इग्ला-एस ऐसा किसने बनाई है, रसिया ने बनाई है। MQ-9B UAV, UAV मतलब जो ड्रोन होते हैं, तो मानव रहित के लिए ये अमेरिका का है। MQ-9B UAV अब क्यों इंपॉर्टेंट है, भारत वगैरह इसके लिए समझौते हुए हैं, तो ये पूछा जा सकता है किस देश का है। MQ अभेद्य है, अभेद ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बुलेट प्रूफ केवल याद रखना है। जैकेट का नाम है अभेद, किसने बनाया, DRDO के साथ IIT दिल्ली ने। इसके बाद है INS अरिघात। INS अरिघात क्या है कि पनडुब्बी है, अरिहंत श्रेणी की परमाणु ऊर्जा आधारित पनडुब्बी है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ये अरिघात है, ये चूँकि न्यूक्लियर एनर्जी पर आधारित पनडुब्बी है, तो ऐसी बहुत कम है, रेयर चीज़ें हैं, तो इस वजह से अब क्योंकि ये देखो अरिहंत श्रेणी की दूसरी ही पनडुब्बी है, तो चूँकि अरिहंत और अरिघात ये पनडुब्बियाँ 1-2 ही हैं, तो इस वजह से पूछा जा सकता है। उसके बाद है BLSR SAM, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट लॉन्च रेंज के लिए भारतीय नौसेना के लिए पोत आधारित जो हथियार प्रणाली है, सभी मौसमों में सक्षम है, मतलब हवाई खतरों से निपटने के लिए, ये याद रखना है। ये वर्टिकल शॉर्ट रेंज मिसाइल ये रहेगा। इसका जोरावर टैंक है, पुराना है ये काफ़ी। जोरावर टैंक हल्के टैंक है, ये बस इतना याद रखना। जोरावर कैसा है, हल्का टैंक है। अश्विनी क्या है, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैंड फेज्ड एरे रडार है, तो अश्विनी क्या है, एक रडार है अत्याधुनिक, तो ये चीज़ बस याद रखनी, रडार है, DRDO ने ही बनाया है इसे। अश्विनी एक रडार है। सैटान 2 रसिया का है, सैटान SATN, सैटान यही का नाम स्पेलिंग यूज़ होती है SATN, तो सैटान जो है ये रसिया का है। इसे अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। सोचो 18,000 किलोमीटर तक जा सकती है, मतलब पूरे एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप कॉन्टिनेंट पे जा सकती है, जैसे एशिया से यूरोप में मार सकते हैं। इस वजह से इसका नाम रखा, इसे कहते हैं अंतर महाद्वीपी, 2 महाद्वीपों पर मार सकते हैं।
तो शैतान। उसके बाद है K4 मिसाइल। K4 मिसाइल परमाणु सक्षम है, बस इतना याद रखना, मिसाइल K4 है, परमाणु सक्षम है। एकलव्य प्लेटफॉर्म, एकलव्य हमने विश्वविद्यालय देखे थे, अब पर ये अलग है। एकलव्य प्लेटफॉर्म है, ये पेशेवर सैन्य प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण। इसके बाद है अचल। अचल एक गश्ती पोर्ट है, कोई भी चलेगा अगर गोवा के तट पे तो अचल मान लो, ऐसे समझ लेना, अचल जो शिप होगी वो पकड़ लेगी, तो अचल वाला गश्ती पोर्ट है जो गश्त देते रहते हैं वो है। INS अरनाला। अरनाला पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले जल की पोत है, तो पनडुब्बी रोधी उथले जल में भारत का पहला है चूंकि ये, तो इस वजह से इंपोर्टेंट रहेगा INS अरनाला। तो भारत का पहला ASWG मतलब क्या है, पनडुब्बी रोधी। पनडुब्बी नीचे से आ रही मान लो समुद्र में, पनडुब्बी पाकिस्तान की तरफ से, तो हमारा जो अरनाला है वो उथले जल में ही ये पता लगा लेगा कि कहाँ क्या है। इसका नाम महाराष्ट्र के ऐतिहासिक तटीय किले के नाम पर रखा गया है। तो ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस INS का नाम एक किले के नाम पर रखा गया, तो अरनाला। ये कहाँ पे, महाराष्ट्र में। यह सबसे बड़ा भारत का नौपोत है जो डीजल इंजन और वाटर जेट संयोजित है। तो पूछा है पनडुब्बी को पकड़ने वाला कौन सा है, तो ये अरनाला। किसने बनाया है, तो देखो मिसाइल DRDO बनाता है, पर जो INS वगैरह वो अलग बनते हैं। तो ये गार्डन रीच शिपयार्ड इंजीनियरिंग कोलकाता ने बनाया। नाम इसका महाराष्ट्र के एक किले के नाम पे है, और जो बनाया है वो INS मतलब जो इस गार्डन शिपयार्ड मतलब लिमिटेड कंपनी है वो कोलकाता में बनाया है। तो ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। AI सक्षम ई तरंग, केवल इतना याद रखना, ई तरंग। तरंग कहाँ होती है, स्पेक्ट्रम वगैरह होते हैं, तरंग दैर्घ्य वगैरह पढ़ते हैं, तो स्पेक्ट्रम प्रबंधन के लिए विशिष्ट है ये। स्पेक्ट्रम दिए जाते हैं ना सेम और इन सब वाले कंपनियों को, तो AI सक्षम ई तरंग प्रणाली है। इसके बाद बराक मागेन। बराक जो है मागेन, बराक मागेन ये इजराइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ के द्वारा मतलब निर्मित है, नौसेना युद्ध रक्षा प्रणाली है, मतलब मानव रहित हवाई वाहन UAV जिन्हें कहते हैं, इन सब के मुकाबला करने के लिए है। बराक मागेन याद रखना है बस। सोनोवाय ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है पहले बीच में। सोनोवाय, सोनोवाय ने क्या था इसमें कि भारतीय नौसेना और अमेरिका के द्वारा निर्मित है। अब सोचो भारत और अमेरिका के द्वारा कोई चीज़ अगर बनी है तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी ना, तो सोनोवॉय है। हवा से प्रक्षेपित किए जा सकने वाले विद्युत यांत्रिक ध्वनिक सेंसर हैं, मतलब अत्यावश्यक जल तापमान डेटा प्रदान करना। पनडुब्बी रोधी युद्धक मतलब जल में अगर तापमान में कोई चेंज हो रहा है या कोई पनडुब्बी है, जैसे पनडुब्बी जाएगी जिस एरिया में, वहाँ पे टेम्परेचर पर प्रभाव डालेगा कि नहीं डालेगा। और जो भी चीज़ मतलब समुद्र में कोई हलचल हो रही है तो सोनार यूज़ करते हैं, उसी सोनार से नाम निकला है सोनोवॉय। ऐसे याद कर लेना बस, अमेरिका के साथ है ये। वर्षा परियोजना नौसेना के लिए है, पनडुब्बी क्षमताओं को और अधिक करना, वर्षा परियोजना। इसके बाद स्पाइस 2000 बम है। अभी हमने गौरव एक बम पढ़ा था, वैसे ही है एक स्पाइस 2000 बम। इसमें क्या है, मार्गदर्शक किट है जो 2000 पाउंड के बमों से जुड़ा है। तो ये इजराइल का अपना नहीं है स्पाइस, ये राफेल एडवांस सिस्टम्स इजराइल सरकार के स्वामित्व वाली ये कंपनी है, इसका है स्पाइस वाला। थर्ड ये इंपॉर्टेंट रहेगा, थर्ड लॉकहीड मार्टिन का है। थर्ड जैसे एक देश दूसरे देश पर मिसाइल छोड़ता है ना, तो जैसे हमने थर्ड ले रखा है तो डिटेक्ट कर लेंगे। तो बैलिस्टिक मिसाइल अगर कहीं से आ रही है तो हम जैसे S-400 ने यही ऐसे ही काम किया था, थर्ड भी है ऐसे ही, तो इम्पोर्टेंट है थर्ड। इसके बाद है, और लॉकहीड मार्टिन कंपनी चूँकि अमेरिका की है तो थर्ड उनका चलता है। आकाश तीर सिस्टम, आकाश तीर है वायु रक्षा नियंत्रण रिपोर्टिंग, मतलब हवाई खतरों से निपटने के लिए आकाश तीर। यूनिकॉर्न भारत और जापान का है। एकीकृत जटिल रेडियो एंटीना है, नौसेना प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देना, जैसे रेडियो वगैरह की ज़रूरत पड़ती है ना सिग्नल की, तो उसी के लिए यूनिकॉर्न है, थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। यूनिकॉर्न जो एक मिथिकल जानवर होता है उसी के नाम पर रखा गया है भारत और जापान ने इसे। अपाचे जो है AH, ये अमेरिका का द्वारा निर्मित है, मल्टी रोल अटैक हेलीकॉप्टर है। बस अपाचे जानते हो, एक पतला सा, कई बार मूवी वगैरह में भी देखते हैं, वो हेलीकॉप्टर है एक अपाचे। INS निस्तार, निस्तार हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का है। INS निस्तार गोताखोर सहायता पोत जो जहाज है, मतलब डाइविंग सपोर्ट वेसल है, जैसे गोताखोरी सहायता पोत, जैसे गोताखोर वगैरह लोग जाते हैं कहीं डाइव करते हैं तो उन सब के लिए मदद के लिए INS निस्तार है। तो ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखना है निस्तार करके कुछ है। इसके बाद उन्नत टोड आर्टिलरी गन सिस्टम, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस गन सिस्टम है तो ATA GS करके ये है।
इसके बाद है आकाश प्राइम, ये इंपॉर्टेंट रहता है हमेशा से ही, आकाश नाम जब भी सुनना है, डीआरडीओ ने इसे निर्मित किया है। सतह से हवा में मार करने वाली एक ये क्या है, स्वदेशी है, चूंकि इस वजह से ये हमेशा चर्चा में रहता है। स्वदेशी मतलब जो हमारा संस्करण है सतह से हवा में मार करने वाला, जिसे कहते हैं एसएएम प्रणाली। अत्यधिक विषम मौसम, चाहे कैसा भी मौसम हो, कैसी भी समस्या हो, मतलब पर्यावरण में गैस वगैरह ये सब, आकाश प्राइम सही से काम करता है। तो याद रखना है डीआरडीओ का है और हवा से हवा में नहीं है, आकाश समझ के लगना है, सतह से हवा में मार करने वाला है। C295 ये एयरबस कंपनी जो अमेरिका की है, जो जैसे प्लेन बनाते हैं, जो सब एयरबस ही बनाती है, एयरबस बोइंग वगैरह, तो एयरबस ने इसे बनाया है। एयरबस है और बोइंग है, ये अमेरिका और यूरोप की कंपनियां हैं। तो इस बस इतना याद रखना है, ये सामरिक वायु परिवहन के लिए एक सिस्टम है, एयरलिफ्टिंग विमान है, जो लोग ले जाते हैं, वो भी जहाज होते वो यही दो कंपनियां बनाती हैं। तो ये वैसा ही है, एयरलिफ्टर विमान है, मतलब जो कोई भी सामान ले जाना हो, कुछ भी ले जाना हो। उसके बाद है ये AMCA DRDO का लड़ाकू विमान, ये इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। तो ये तो हमने दो टॉपिक इस खत्म कर लिए। अगला हम देखते हैं सुर्खियों में रहे स्तर। अब ये ज्योग्राफी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और मैपिंग के भी एक दो क्वेश्चन हमेशा रहते हैं पहले, और हमने मैपिंग के लिए क्लास भी करी है, उसमें भी ये सारी जगह लगभग कवर की हैं। तो देखते हैं सबसे पहले डियागो गार्सिया, सबसे इंपॉर्टेंट जगह हमेशा से। डियागो गार्सिया हिंद महासागर में है। जब हम भारत से नीचे चलते हैं तो जो मालदीव, मॉरिशस वगैरह नीचे की तरफ चलेंगे तो हमें मिलता है ब्रिटेन ने चागोस द्वीप की संप्रभुता मॉरिशस को सौंप दी है। जो चागोस द्वीप समूह है, हमने मैपिंग में ही कवर किए थे कैसे क्या है इनका, तो मॉरिशस को सौंप दी। बस इतना याद रखना है, डियागो गार्सिया का नाम मिलेगा हिंद महासागर, और मॉरिशस याद रखना है क्योंकि ब्रिटेन डियागो गार्सिया को अमेरिका को दे दिया है 99 वर्षों के लिए, और ये क्या कहा गया है उसके बाद ये मिल जाएगा किसे, मॉरिशस को। बस इतना याद रखना। और चागोस द्वीप समूह का सबसे बड़ा जगह है डियागो गार्सिया। इसके बाद है कर्च जल संधि। कर्च जल संधि कहाँ पे, एजोब सी को काला सागर से जोड़ती है। जब भी हम ग्रीस से ऊपर की तरफ जाएंगे, जो ग्रीस एथेंस वाले हैं ब्लैक सी में, तो ब्लैक सी के आसपास जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि एजोब सागर है एक, और एजोब सागर को काला सागर, एजोब सागर को काला सागर से जोड़ने के लिए एक संधि है कर्च जल संधि, ब्लैक सी और एजोब सी के बीच में है। यहाँ पे क्रीमिया प्रायद्वीप है, इसी को लेकर, तो जैसे एक तरफ रसिया है एक तरफ यूक्रेन है, बीच में कर्च वाला एरिया है, और इसी क्रीमिया को लेकर विवाद रहता है। तो बस कर्च याद रखना है, क्रीमिया वाले क्षेत्र में है, एजोब सागर को जोड़ेगा। इसके बाद है स्वेज नहर, हमेशा लोकेशन पता ही है, स्वेज नहर जो सऊदी अरेबिया वाला एरिया है उसके साइड में देखते हैं हम जो स्वेज नहर। अब स्वेज नहर में क्या हुआ है कि ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाला है और मानव निर्मित जलमार्ग है, ये चर्चा में रहा है इजराइल वगैरह की वजह से। पनामा नहर, पनामा कहाँ है, जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच वाला एरिया है, पनामा देश भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये भी एक कृत्रिम 82 किलोमीटर का एक जलमार्ग है जो कि प्रशांत महासागर को अटलांटिक से जोड़ता है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन किसको जोड़ता है। यहाँ एक नहर है गाटून झील, मतलब ये है नहर गाटून झील के रास्ते जहाज़ों को ले जाती है। ये गाटून झील जो है ये एक बार एग्जाम में आ चुकी है यूपीएससी वगैरह में, तो गाटून झील थोड़ा ध्यान में रखना है। टोंकिन की खाड़ी काफ़ी फेमस रहता है, क्यों, क्योंकि साउथ चाइना सी जैसे ही देखे तो एशिया का सबसे विवादित जो जगह है वो साउथ चाइना सी है। उसी साउथ चाइना सी वाले एरिया में जब हम देखते हैं नीचे की तरफ, जैसे ऊपर चाइना है, चाइना में ऐसे ही नीचे की तरफ आएंगे तो हैनान प्रांत पड़ेगा और यहाँ पे है वियतनाम वाला एरिया। तो वियतनाम और चाइना के बीच वाले एरिया में हम देखेंगे तो हमें टोंकिन की खाड़ी मिलेगी और ये दक्षिणी चीन सागर में स्थित है, केवल इतना याद रखना है। इसके स्क्रैबोरक, स्पार्डली, ये सब हम कई बार रिवाइज कर चुके हैं मैपिंग में। तो स्क्रैबोबोर सोल्स ये दक्षिणी चीन सागर में, इसके बाद स्पार्डली, पार्सेल, ये सब हैं। कोरल त्रिभुज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी किसी में आया भी है एग्जाम में। कोरल त्रिभुज कहाँ पे है, तो कोरल त्रिभुज कहाँ पे होते, कोरल कहीं भी ठंडे में नहीं होते, कभी भी मौसम उच्च अक्षांशों में नहीं होते, तो कहाँ होंगे, निम्न अक्षांशों में। और निम्न अक्षांशों पे कहाँ होते हैं, जहाँ जल का टेम्परेचर अच्छा सा रहे। तो कोरल सबसे ज़्यादा जो है ट्राइंगल पूरा बनाते हैं वो इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, पपुआ न्यू गिनी, सोलोमन और तिमोर लेस्ते, मतलब हम 0 डिग्री की लाइन खींचे और वहाँ पे अगर हम आसपास के एरिया को ट्राइंगल बना दें तो वही एरिया कहलाता है कोरल ट्राइंगल। बस इतना याद रखना है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ये स्थित होते हैं। कोरल ट्राइंगल लोकेशन पूछी जा सकती है, तो इंडोनेशिया, फिलीपींस से स्टार्ट करना है और तिमोर लेस्टे, पपुआ न्यू गिनी तक हमें जाना है।
सोलोमन आइलैंड भी आ जाएगा इसमें। इसके बाद जिब्राल्टर, अब जिब्राल्टर जल संधि को हम पढ़ते ही हैं, और जब हम देखते हैं अफ्रीका वाले एरिया और यूरोप वाले एरिया, बीच में क्या है, जिब्राल्टर, तो इसे आइबेरियन जो पेनिनसुला है, जो स्पेन और नीचे देखते हैं पुर्तगाल की साइड, तो आइबेरियन प्रायद्वीप का दक्षिणी किनारा है जिब्राल्टर। ब्रिटेन का विदेशी राज्य क्षेत्र है, क्योंकि ब्रिटेन तो ब्रिटेन वाले एरिया में, पर ब्रिटेन का इस एरिया पे थोड़ा कंट्रोल है। जिब्राल्टर जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है, और इम्पोर्टेंट जो पेपर में आ चुका है, अटलांटिक को भूमध्य सागर से जोड़ता है। तो अभी हमने मैप में देख लिया, ये वाला एरिया रहेगा। इसके बाद है दारफुर क्षेत्र, ये पश्चिमी सूडान में है। क्यों सूडान है, जब हमने मैपिंग की थी तो देखा था सूडान सबसे बाहर दुनिया में अशांत क्षेत्रों में भी है, यहाँ सबसे ज़्यादा पलायन हुआ है, जो पलायन की रैंकिंग आई थी सबसे ज़्यादा, तो दारफुर क्षेत्र है यहाँ पे सूडान में, पश्चिमी सूडान में, तो ये काफ़ी फेमस रहा था, तो दारफुर याद रखना है सूडान में। उसके बाद है फिलाडेल्फिया कॉरिडोर। फिलाडेल्फिया जो कॉरिडोर है, ये गाजा और मिस्र की सीमा पे। अब देखो फिलाडेल्फिया सिटी जब बात करेंगे तो अमेरिका में फिलाडेल्फिया एरिया, पर फिलाडेल्फिया जब कॉरिडोर की बात करते हैं, कॉरिडोर समझो एक रास्ता है 14 किलोमीटर लंबा, बस इसमें क्या है, यहीं से मिस्र से अगर किसी को गाजा में जाना हो तो यही 14 किलोमीटर की एक रोड है मिस्र से। अगर तो हम अफ्रीका से अगर हम जाएं इजराइल वाले एरिया में, जो गाजा कंट्रोल है, यहाँ पे क्या है याद रखना है, ये तो फिलाडेल्फिया कॉरिडोर कहाँ पे, मिस्र वाले एरिया से गाजा में जाना हो। यहाँ पे इजराइल के केरेम सालोस क्रॉसिंग में फैला हुआ है, तो करेम सालोम क्रॉसिंग और है, ये नाम याद रखने हैं ऐसे। उसके बाद अकाबा की खाड़ी, अकाबा की खाड़ी वही इजराइल के आसपास सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चल रही हैं। अब लाल सागर जो हम पढ़ते हैं अफ्रीका और इस वाले एरिया में, ये वाला रेड सी है, तो यही है जो ऊपर वाला एरिया अकाबा की खाड़ी, अरब और सिनाई प्रायद्वीप के बीच स्थित है। अरब और सिनाई प्रायद्वीप, जो अरब का प्रायद्वीप है उधर सिनाई प्रायद्वीप है, और ये वाला एरिया अफ्रीका का रहेगा, और ये एरिया है अकाबा की खाड़ी। यहाँ पे तिरान जल संधि इसे लाल सागर से जोड़ती है, तो तिरान है, जैसे ईरान, इराक ऐसे याद कर लेना, तिरान कुछ करके, तो तिरान कहाँ पे है, ये पर इजराइल की साइड, और इसके सीमावर्ती देश सबसे इम्पोर्टेंट है। जब हम मैप में देखते हैं तो इजराइल तो समझ में आता है, जॉर्डन में थोड़ा विवाद मतलब डाउट रहता है, तो इजराइल के बाद जॉर्डन भी सीमा लगाता है अकाबा की खाड़ी से। मिस्र लगाएगा ही लगाएगा, क्योंकि सिनाई वाला एरिया उसी के कंट्रोल में हो, सऊदी अरब तो लगाता ही लगाता है, जॉर्डन पे थोड़ा ध्यान देना है। उसके बाद है नेटजरीम कॉरिडोर, ये भी गाजा पट्टी में, जैसे अभी हमने ये वाला देखा था हमने जो फिलाडेल्फिया कॉरिडोर, वैसे ही एक सेम रास्ता है, बस ये 6 किलोमीटर का ही है, तो ये इससे कहा जाता है नेटजरीम कॉरिडोर, गाजा पट्टी में ही है यहाँ पे। और ये उत्तर से दक्षिण, जैसे गाजा वाला एरिया बहुत छोटा एरिया है ना, तो एक समझो एक बीच में रोड बनी हुई है पूरे गाजा की, जो 6 किलोमीटर की पट्टी है बस, तो इसे ही कहा जाता है नेटजरीम कॉरिडोर। उसके बाद है ग्रीन लाइन, इजराइल और वेस्ट बैंक को अलग करता है। जब हम बात करते हैं इजराइल और वेस्ट बैंक, तो वेस्ट बैंक वाला, जैसे गाजा पट्टी इधर वेस्ट बैंक वाला एरिया है, तो इजराइल और वेस्ट बैंक को अलग करता है ग्रीन लाइन, इंपॉर्टेंट रहेगा ग्रीन। इजराइल में हर चीज़ हरियाली नहीं है, रेगिस्तान है, पर ग्रीन लाइन है कहाँ पे, वेस्ट बैंक के साथ, जो वो वाला एरिया कहलाता है, मतलब वेस्ट बैंक। इसके बाद फ़िलिस्तीन वाला एरिया, गाजा पट्टी भूमध्य सागर के किनारे। अब गाजा पट्टी याद पिछली बार पीसीएस में मैपिंग में पूछा भी था इसके आसपास की कंट्री, तो जैसे इजराइल है ये वाला, अफ्रीका से जब हम चलते हैं तो इस वाले एरिया में ये है इजराइल, तो इजराइल वाला एरिया ये है कोने पे गाजा पट्टी, तो भूमध्य सागर के किनारे है गाजा पट्टी, बिल्कुल है। सिनाई प्रायद्वीप से लगा एरिया है, जो अभी देखा हमने, बिल्कुल लगा है। आसपास के देश कौन से हैं गाजा पट्टी से, तो गाजा पट्टी से केवल 2 देश काम लगे हुए हैं, एक खुद इजराइल जो अभी विवाद चल ही रहा है, दूसरा अभी हमने देखा फिलाडेल्फिया कॉरिडोर 14 किलोमीटर का, तो वो मिस्र से लगाता है, तो केवल 2 देश लगे हैं गाजा पट्टी से। यहाँ पे एक एरिया बहुत फेमस है जो पिछले 50-60 सालों से फेमस है, मतलब नाम चर्चा में रहता है, वो है लेवेंट क्षेत्र। ये याद रखना है कि पूरे दुनिया में अगर कभी भी ये हमेशा चर्चा में रहता है, पूछा जाएगा लेवेंट एक एरिया किस जगह के रूप में जाना जाता है, कौन सा एरिया है, तो वही गाजा पट्टी या इजराइल वाले एरिया में याद रखना है। इस एरिया को यहाँ के लोग मतलब इस एरिया को कहा जाता है लेवेंट क्षेत्र, मतलब नाम है इसका। इसके बाद है जॉर्डन, जॉर्डन की राजधानी क्या है, अम्मान। एक देखो कंट्री और कॉन्टिनेंट या फिर जो राजधानी वगैरह से क्वेश्चन आता है मैपिंग का, तो जॉर्डन की राजधानी अम्मान। अब जॉर्डन ही हम क्यों पढ़ रहे हैं, जॉर्डन एक तो इजराइल की वजह से चर्चा में है, इजराइल के आसपास वाली कंट्री जॉर्डन है, सीरिया, जॉर्डन, ये सब है। पर जॉर्डन में एक और चीज़ हुई है, जॉर्डन WHO ने जॉर्डन को कुष्ठ रोग समाप्त करने वाला विश्व का पहला देश घोषित कर दिया है।
तो इन्होंने बहुत जोर दिया कुष्ठ रोग पे। हालांकि अभी विवाद मतलब लड़ाइयाँ चल रही इजराइल और ये सब में, पर याद क्या करना है, WHO ने जॉर्डन को कुष्ठ रोग समाप्त करने वाला विश्व का पहला देश। अब जैसे ही हमें विश्व का पहला, किसी देश का पहला, ऐसी चीज़ें आती हैं एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहती हैं। उसके बाद है होदोइदा बंदरगाह। होदोइदा बंदरगाह यमन में है, नाम तुरंत याद हो जाएगा। हाउथी राइवल सुनते हैं हम, इन्हें हूती राइवल्स भी कहते हैं, वैसा ही सेम नाम लग रहा है ना, होदेइदा, तो यमन में है, बस इतना याद करना है। उसके बाद है बंदर अब्बास बंदरगाह, काफ़ी चर्चा में ये अभी रहा है कुछ साल से। बंदर अब्बास होमुर्ज जल संधि और दक्षिणी ईरान वाले में है। तो होमुर्ज जल संधि, दो जल संधि इंपॉर्टेंट रहती है, बाबल मंदेब और होमुर्ज। जब हम फारस की खाड़ी में एंट्री करते हैं, जब भारत इधर से चलेंगे तो फारस की खाड़ी वाला एरिया जो पड़ता है, फारस की खाड़ी वाले एरिया में कौन सा, होमुर्ज वाला। और दक्षिणी ईरान का यहीं एक बंदरगाह है जिसका नाम है बंदर अब्बास बंदरगाह। तो याद रखना है, बंदर अब्बास बंदरगाह ईरान वाले एरिया में है, चाबार का पश्चिमी है। चाबार बंदरगाह भारत ने ही डेवलप कर रहा था, भारत अभी तक तो बंदर अब्बास याद रखना है कहाँ पे है, ईरान वाले एरिया में। और चाबार को डेवलप भारत कर रहा था। इसके बाद कुर्दिस्तान क्षेत्र की बात करें, कुर्द एरिया, कुर्द एक असल में यूपीएससी में 2 बार आ चुका है ये, कुर्द समूह के बारे में। जब हम बात करते हैं इजराइल के साइड में चले हैं अगर हम, तो सीरिया की, सीरिया इराक वाले एरिया में, इनके बीच में एक कॉमन एरिया है। यहाँ पे एक जनजाति रहती है मुस्लिम ही, पर वो अपने आप को स्वतंत्र मानना चाहते हैं, उन्हें कहा जाता है कुर्द लोग, और कुर्दिस्तान की वो मांग करते हैं। तो याद केवल इतना रखना है कौन से देश में ये कुर्द लोग रहते हैं। तो बीच वाला जब भी हम याद करना चाहें, जैसे ईरान, इराक, सीरिया इंपॉर्टेंट है, जो मेन इनका एरिया वो सीरिया के आसपास। तो ईरान, इराक, सीरिया, तुर्की, आर्मेनिया, इनके कुछ हिस्सों में ये लोग फैले हुए हैं, मतलब चारों तरफ, और ये बीच वाले एरिया की मांग करते हैं। जैसे मान लो एक एरिया है कॉमन, थोड़े थोड़े साइड में रह रहे कि उन्हें कुर्द दे दिया जाए, और इन्होंने काफ़ी मदद भी करी थी ISIS को समाप्त करने में अमेरिका की। तो ये वाला चीज़ याद रखना है। इसके बाद झीलें, एक क्वेश्चन हमेशा से झील से रहेगा और ज़्यादातर चांस होते हैं अफ्रीका की झील ही पूछी जा सकती है। तो इसमें सारी झीलें दे दी हैं विजन में जो सभी इंपॉर्टेंट हैं, तो उन सबकी मैपिंग देखनी है मेन ज़्यादातर। अब देखो सबसे पहले है विक्टोरिया झील। सबसे मेन जो क्वेश्चन रहता है कि विक्टोरिया झील कहाँ पे स्थित है, तो अफ्रीका में स्थित है। विक्टोरिया झील की लोकेशन क्या है, तो 0 डिग्री पे स्थित है। सबसे मेन चीज़, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, एक पॉइंट ये। इसके आसपास की कंट्री याद रखनी है TU के तुक से, तंजानिया, युगांडा, केन्या, इंपॉर्टेंट। विक्टोरिया झील है, विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया का एरिया कंट्रोल हुआ करता था, उनके नाम पे इनका नाम डाल गया। दुनिया की दूसरी सबसे मीठे पानी की, पहली तो लेक सुपीरियर है, और अफ्रीका की सबसे बड़ी, और तुक उसके आसपास की कंट्री है, तंजानिया, युगांडा, केन्या, और ये कंट्री 0 डिग्री पे है, और विक्टोरिया भी 0 डिग्री पे, इतना पहला हुआ। उसके बाद है ग्रेट रोआहा नदी। एक ग्रेट रोहा नदी है तंजानिया में, तंजानिया, युगांडा, केन्या। अभी तो हमने देखा ये वाला एरिया तंजानिया का, लेक विक्टोरिया, वहीं पे एक नदी है ग्रेट रुआहा नदी, तो इंपॉर्टेंट रहेगा तंजानिया में कौन सा है, रुआहा नदी। इसके बाद है नेवासा झील। नेवासा झील क्यों फेमस है अफ्रीका में, ये भ्रंश घाटी में है, जैसे वो दरार होती है ना, उसमें पानी भरा हुआ है, उसे ही कहा जाता है निवास। तो पानी ने दरार में निवास कर लिया है केन्या में, तो उसका नाम रखा गया नेवासा झील। तो कौन सा है नेवासा, कहाँ पे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, केन्या में। तो केन्या में नेवास। उसके बाद गिनी। जब हम बात करते हैं गिनी, ये पपुआ न्यू गिनी, गिनी, ये कई नाम, मतलब कई सारी जगह हैं जो गिनी के नाम पे, पर जो अभी हम बात कर रहे हैं गिनी गणराज्य की बात कर रहे हैं। ये पश्चिमी अफ्रीका में गिनी वाला एरिया है, अभी मोदी जी भी गए थे यहाँ पे। तो गिनी गणराज्य है, यहाँ पे कोनाक्री इनकी राजधानी वाला क्षेत्र है, पश्चिमी अफ्रीका में, अटलांटिक के तट पे है। और यहाँ पे क्या, क्यों गिनी इंपॉर्टेंट अभी आया है, जैसे हमने अभी देखा था कि पोलियो मुक्त हो गया था, वैसे ही क्या है, मानव अफ्रीका ट्राइपोनोसोमासिस, मतलब जैसे स्लीपिंग सिकनेस भी कहा जाता है, उससे जो सफलतापूर्वक ख़त्म कर दिया है किसने, गिनी ने। तो याद रखना है ये चीज़ कि स्लीपिंग सिकनेस, जिसे मतलब वैज्ञानिक नाम क्या दे देंगे, जो है ट्राइपेनोसोमाइसिस, कहाँ पे ख़त्म हुआ है, गिनी में ख़त्म हुआ है। गिनी कहाँ है, पश्चिमी अफ्रीका में, तट पे, बिल्कुल अटलांटिक के तट पे। और अभी मोदी जी भी गए थे, तो इम्पोर्टेंट वैसे ही रहेगा यहाँ पे। कॉन्गो बेसिन और कॉन्गो नदी घाटी जो है, अब कॉन्गो गणराज्य की बात करते हैं, जो कॉन्गो वाला
एरिया वो बिल्कुल 0 डिग्री पे ही है। पश्चिमी विषुवतीय अफ्रीकी देश है यहाँ पे कॉन्गो वाला। अमेजन के बाद विश्व की सबसे बड़ा भूमध्य वो उष्णकटिबंधीय वन है। अमेजन वन हम जानते हैं दुनिया का फेफड़ा कहा जाता है, सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा वन क्षेत्र कौन सा है? तो अफ्रीका में सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो बीच वाला ही क्षेत्र है। तो जो कॉन्गो गणराज्य है और कॉन्गो वाला क्षेत्र है, यहाँ कॉन्गो नदी बहती है। तो ये दुनिया का यहाँ उसी नदी के किनारे सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वन है। विश्व में सबसे बड़ा यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा पीटलैंड है, दलदली भूमि। देखो सबसे बड़ा वन आ जाए तो अमेजन वाला, पर पीटलैंड आ जाए जहाँ पे पीट मृदा मिलती है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, हम कोयला भी पढ़ते हैं, खराब कोयला, वैसे ही खराब भूमि को पीटलैंड कह देते हैं। तो ये दलदली भूमि है। इसके बाद है अल्जीरिया। अल्जीरिया क्यों इंपॉर्टेंट रहा है? न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य बन गया है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक एशिया की है, भारत भी सदस्य है, चाइना और हम लोगों ने स्टार्ट किया है इसे। तो अल्जीरिया उसका 9वां सदस्य बन गया है। अल्जीरिया है कहाँ पे? तो उत्तरी अफ्रीका का भूमध्य सागरीय देश है। जब हम बिल्कुल ऊपर चलते हैं अफ्रीका में तो ऊपर वाले क्षेत्र में मिलता है हमें अल्जीरिया वाला एरिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को, ये सारी चीज़ें। अगला है तुर्काना झील। केन्या और इथोपिया की सीमा पे है लेक तुर्काना। विश्व में सबसे बड़ी अंतः मरुस्थली जो क्षारीय झील है। अंतः मरुस्थली का मतलब मरुस्थल के बीच में ये सबसे बड़ी स्थायी मरुस्थली और क्षारीय झील है। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट रहती है तुर्काना। तो इसके पीछे बहुत सारे तर्क दिए जाते हैं कि कैसे ये मरुस्थल में सबसे बड़ी झील बनी हुई है कहाँ पे? केन्या और इथोपिया में। अब ये ऊपर अभी हमने केन्या में एक और नदी कौन सी पढ़ी थी अभी, जो हमने केन्या में झील पढ़ी थी वो थी नेवासा झील। और अब हम कौन सी देख रहे हैं? तुर्काना झील, दोनों केन्या ही में। बस ये केन्या और इथोपिया में है। उसके बाद है नकाला बंदरगाह, मोजाम्बिक में है। तो मोजाम्बिक वाला एरिया अफ्रीका के साउथ में हम बात करते हैं मोजाम्बिक की। तो नकाला बंदरगाह है यहाँ पे मोजाम्बिक है। ब्लू नील उद्गम कहाँ है? इथोपिया। अब देखो इथोपिया में तुर्काना झील पड़ी, इथोपिया में ब्लू नील है। ब्लू नील से इथोपिया मतलब ब्लू नील जहाँ से निकली है, ब्लू और वाइट नील दो नील हैं, इन्हीं को मिलके हम नील नदी कहते हैं। तो जो ब्लू नील निकली है वो इथोपिया के ताना झील से निकली है। जो नील नदी की प्रमुख सहायक नदी तो यही है ब्लू नील। तो कहाँ से निकली है ये इंपॉर्टेंट है, इथोपिया के ताना झील से। यह नदी सूडान में प्रभावित होती है, खार्तूम में श्वेत नदी से मिल जाती है। ये भी पूछा जाता है कहाँ पे मिलती है, तो खार्तूम में मिलती है। और प्रभाव इनका क्षेत्र जो है वो है इथोपिया और सूडान। तो ब्लू नील, इथोपिया, ताना झील इंपॉर्टेंट। इसके बाद है यूरेशिया में जो महत्वपूर्ण एरिया है जो करंट में रहे हैं, जेंगुजुर जो है जंगेजुर कॉरिडोर अर्मेनिया में। अब देखो जब भी जैसे गाजा इंपॉर्टेंट रहता है वैसे ही अर्मेनिया, अजरबैजान याद रहता है। जब कैस्पियन सी की बात करते हैं, भारत से चलो तो इस वाले एरिया में इधर एक है सी, कैस्पियन सी। उसके पास अगर हम दो कंट्री देखें तो एक है अजरबैजान और एक है अर्मेनिया। उन दोनों पे विवाद रहता है, उन दोनों पे। तो वहीं पे एक कॉरिडोर फेमस चल रहा है, कॉरिडोर वही जो हमने बात की है, रास्ता होता है तो जंगेजुर कॉरिडोर है जो अर्मेनिया में है। बस इतना याद रख लेना है। जो अजरबैजान के मुख्य विवाह को मतलब मेन बात है कि इतना याद रखना कहाँ पे है। और यहाँ पे एक राज्य है जिस मतलब क्षेत्र है जिसको लेकर विवाद चलता है, उसका नाम है नखचिवन क्षेत्र। तो ये याद रखना है नखचिवन क्षेत्र। और जंगेजुर जो क्षेत्र है ये अर्मेनिया में। उसके बाद तिमोर लेस्ते। तिमोर लेस्ते की राजधानी क्या है? दिल्ली। तिमोर लेस्ते ये दक्षिण पूर्व जो इंडोनेशिया पड़ते हैं उसके ही साइड में है तिमोर लेस्ते। तो तिमोर लेस्ते दिल्ली है इसकी राजधानी। और दक्षिणी पूर्व एशिया का द्वीप है। भारतीय राष्ट्रपति को सर्वोच्च यहाँ पे नागरिक सम्मान दिया गया। तो ऐसे याद कर लो, दिल्ली में हमारे राष्ट्रपति रहती हैं और दिल्ली में जो किसकी राजधानी है? दिल्ली, तिमोर लेस्टे की, उनकी राजधानी का नाम भी दिल्ली ही है। पर उन्हें भी वहाँ पे सम्मान मिला है, ऐसे याद करना। याला ग्लेशियर आ चुका है अभी एग्ज़ाम में, ये याला बीपीएससी वगैरह में। तो याला ग्लेशियर नेपाल में, ये ग्लेशियर ऐसा है दुनिया में पहला जो पूरी तरीके से पानी मतलब ख़त्म हो चुका है, एकमात्र ग्लेशियर। तो याला ग्लेशियर है हिमालय का एकमात्र ग्लेशियर जिसे ग्लोबल ग्लेशियर कैजुअलिटी लिस्ट में शामिल किया। कैजुअल मतलब पूरा खत्म हो चुका। इसके बाद कर्णाली जल विद्युत परियोजना नेपाल में, जगह बस याद रखनी, कर्णाली नेपाल में। माउंट डुकोनो और माउंट ईवू ये इंडोनेशिया में है, बस इतना याद रखो। डुकोनो और माउंट ईवू याद रखना है, ये कहाँ पे है? इंडोनेशिया। माउंट लोबोटोबी लाकी ये नाम इंडोनेशिया का ही अभी फटा भी था ज्वालामुखी। तो माउंट लोबोटोबी लाकी इंडोनेशिया का है। सेंट मार्टिन द्वीप, सेंट मार्टिन बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश का। अब
इसे देख के थोड़ा विवाद लगेगा। नाम है सेंट मार्टिन, कंट्रोल है बांग्लादेश जो कि मुस्लिम कंट्री पर, नाम इसका अंग्रेजी जैसा है, तो सेंट मार्टिन बांग्लादेश में। बाट फो मंदिर जो बैंकॉक थाईलैंड में है, अभी चर्चा में चला था, बौद्ध मंदिर है बाट फो मंदिर, तो वहाँ पे लड़ाई वगैरह चल रही थी, कुछ एरिया फेमस चल रहा था, तो बाट फो मंदिर कहाँ पे, थाईलैंड में है बाट फो। कुर्स्क क्षेत्र रसिया में है, कुर्स्क क्षेत्र, तो पूछ लेगा कुर्स्क क्षेत्र जो है वो कहाँ, रसिया। एल्ब्रुस यूरोप और रसिया की सर्वोच्च चोटी है, एल्ब्रुस पर्वत, एल्ब्रुस जाग्रोस ये सब पढ़ते हैं, और दक्षिण पश्चिम रूस के पश्चिमी कॉकेकस पर्वत में ये है एल्ब्रुस पर्वत, कॉकेकस वाला एरिया जो हम देखते हैं, तो एल्ब्रुस पर्वत। उसके बाद है ज़ैपोरिजिया परमाणु संयंत्र, ये काफ़ी चर्चा में रहा था क्योंकि एक टाइम लगा था कि ये फट जाएगा, मतलब अटैक से रसिया वगैरह के कंट्रोल में, मतलब रसिया ने इस पर कंट्रोल कर लिया है। यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र था, है यूक्रेन में, पर अब कंट्रोल किसने कर लिया, रसिया में, तो एक टाइम लगा था कि इसमें विस्फोट हो गया है, तो ज़ैपोरिजिया परमाणु संयंत्र याद रखना है। इसके बाद यूरोप में जो एरिया फेमस रही है, माउंट एटना, इटली का सिसिली द्वीप पे क्यों फेमस, वही बात है, ज्वालामुखी फटा था। सीन नदी फ्रांस पेरिस इसी नदी पे है। इसके बाद अभी वो पेरिस वगैरह का सम्मेलन हुआ था ना, मतलब पेरिस गेम हुए थे ओलंपिक वगैरह वाले, इस वजह से यहाँ प्रदूषण और काफ़ी समस्याएं देखी गई थी सीन नदी में, तो ये देखा। इसके बाद अमेरिका और ओशिनिया के महत्वपूर्ण जगह, तारानाकी पर्वत न्यूजीलैंड में है, तारानाकी पर्वत। उसके बाद है यहाँ पे एगमोंट राष्ट्रीय उद्यान भी है, तो तारानाकी पर्वत और एगमोंट ये कहाँ है, न्यूजीलैंड में। उसके बाद है ग्वांतानामो की खाड़ी, क्यूबा और दक्षिण पूर्वी भाग। अब क्यूबा कहाँ है, जब अमेरिका की बात करते हैं, कौन सा अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, तो उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका बीच में कैस्पियन सी है, वो क्या नाम, वो वाला एरिया है मैक्सिको की खाड़ी, उसके नीचे वाले एरिया में कौन सा देश है, क्यूबा। वहाँ पे ग्वांतानामो की खाड़ी है। उसके बाद एक कैरेबियन सागर का एक प्रवेश द्वार इसे कहा जाता है, कैरेबियन का, तो ग्वांतानामो। उसके बाद है ग्वाटेमाला, वहाँ सिटी है वैसे, उससे याद रख सकते, कंट्री है। न्यू कैलेडोनिया दक्षिण पूर्व प्रशांत महासागर, अब यहाँ पे याद रखना है कैटेलोनिया है, जो हम स्पेन और इस वाले एरिया में वो अलग होने की कोशिश करता है, ये कैलेडोनिया है। और कैलेडोनिया में भी कौन सा कैलेडोनिया, दो कैलेडोनिया है, एक ये न्यू कैलेडोनिया है, तो ये प्रशांत महासागर में एक आइलैंड है, जब हम ऑस्ट्रेलिया पढ़ते हैं उसमें साइड में एक ये आइलैंड है। फ्रांस ने न्यू कैलेडोनिया के साथ एक समझौता किया है और एक नया राज्य घोषित किया गया है। असल में हुआ क्या, वोटिंग हुई थी यहाँ पे, पहले सोचा गया न्यू कैलेडोनिया अलग होने की बात कहेगा, पर उनके लोगों ने कहा कि हम फ्रांस में ही शामिल रहेंगे, तो अभी एक राज्य बना दिया गया कि न्यू कैलेडोनिया। किलाउआ ज्वालामुखी हवाई पे है, सक्रिय ज्वालामुखी में से जाना जाता है। इरी झील कहाँ है, तो सुपीरियर मिशिगन, यूरर, इरी, ओंटारियो, ये सब जानते हैं, तो 5 महान झीलों में चौथी सबसे बड़ी है इरी नाम सबसे छोटा है इसका, पर चौथी सबसे बड़ी है, मतलब सेकंड लास्ट है। 5 महान झीलों में सुपीरियर मिशिगन ये सब है ही है। इसके बाद फॉकलैंड द्वीप दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है, ब्रिटेन के क्षेत्र में आता है, विवाद हमेशा रहता है, अर्जेंटीना कहता है हमारा है और ब्रिटेन कहता है हमारा है। फॉकलैंड जलधारा भी पढ़ते हैं हम, बिल्कुल जहाँ चिली अर्जेंटीना नीचे की तरफ देखेंगे वहाँ मिलता है फॉकलैंड वाला एरिया। कनानेस्को जो है, जो कनानिस्किस कनाडा में है, यहाँ पे क्यों फेमस हुआ था कनानिस्किस, 51 में G7 जो 2025 में हुआ है वो यहीं हुआ है, तो ये तो पूछा ही जाएगा, ज़्यादातर चांस इसके हैं ही, ये आएगा ही क्वेश्चन कि G7 कहाँ पे हुआ, कनाडा में, कौन सा नंबर का था, 51 में, कहाँ पे हुआ, कनाडा में, कनानिस्किस में। उसके बाद है ग्वाडालूप नदी अमेरिका में, बस इतना याद रखना है, अमेरिका में है ग्वाडालूप नदी। अब है अगला अमेज़न बरसाबन है दक्षिणी अमेरिका में, तो अमेज़न बरसाबन वही दक्षिण अमेरिका में, ब्राज़ील वाला एरिया अमेज़न बरसाबन है। ब्राज़ील पेरू के साथ साथ गयाना, कोलंबिया, इक्वाडोर, बोलीविया, इन सब में फैले हुए। भारत में कुछ जगह फेमस है, भारत में कुछ जगह जो हैं वो और देख लेते हैं बस। इसमें अंजी खंडू पुल जम्मू कश्मीर में है, भारत का पहला केबल पुल है, जैसे होता है ना कि पुल एक बना दिया केबल से अटैच कर देते हैं, तो केबल पुल है भारत का पहला, अंजी खड्डू पुल जम्मू कश्मीर में, ये याद रखना है। यहाँ जो मेन क्वेश्चन फंसाएगा वो फंसाएगा किस नदी पे है, तो ये चेनाब नदी पे नहीं है,
चेनाब की एक सहायक नदी है अंजलि नदी, उसी पे ये है अंजी नदी, ऐसे अंजलि नदी भी कहते हैं, इस पे है ये अंजी पुल। तो बस इतना याद रखना, जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद है बनिहाल दर्रा जो है, उस यहीं पे एक बनिहाल पास बनाया गया, नाम से याद है जम्मू कश्मीर, पैगोंग सो लद्दाख में। ये विश्व में सबसे ऊंची खारे पानी की झील, ऊंचाई पे झीलें मीठी होती हैं ग्लेशियर के पानी की वजह से, पर ये झील एक विश्व में अलग है जो इतनी ऊंचाई पे जाके खारे पानी की है, क्योंकि वहाँ ग्लेशियर से ज़्यादा खारा पानी है। पैगोंग सो एक तिहाई हिस्सा भारत का है, जबकि ज़्यादातर हिस्सा किसका है, चाइना का। इसी पे वो विवाद हुआ था कुछ साल पहले। बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। रामसर स्थल है, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। और यहाँ पे जो सबसे मेन है, झेलम नदी का जल स्रोत जो है, वो झेलम नदी को जो पानी मिलता है वो यहीं से मिल जाता है, मतलब मेन है। इसके बाद है चेनाब रेल ब्रिज। चेनाब रेल ब्रिज जो है वो चेनाब नदी पे जम्मू कश्मीर में है। जो होकरसर आर्द्रभूमि, अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, होकरसर आर्द्रभूमि जम्मू कश्मीर में रामसर घोषित किया गया, और अभी चूंकि जम्मू कश्मीर विवाद वगैरह रहे हैं तो ये पूछा जा सकता है होकरसर जलभूमि। इसके बाद अब यहाँ तक हमने कवर किया पहला पार्ट, लगभग आधी हमारी ये PDF हो चुकी है, आधा बचेगा, उन सेकंड पार्ट में से कवर कर